बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमिल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमिल आपको गुड मॉर्निंग। और कल जब हमने देखा कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई एक जानिब, लेकिन जो अदालत से राय आई उसमें ऐसे लगा कि कन्फ्यूजन मजीद बढ़ गई है और रात तक भी ऐसे लग रहा था कि शायद ऑर्डर आने के बाद कोई खुश भी है और परेशान भी है साथ में। अच्छा, ऑपोजिशन अपनी इंटरप्रिटेशन करी है, गवर्नमेंट अपनी इंटरप्रिटेशन करी है, माहिर कवानीन भी अपनी राय इस पर दे रहे हैं क्योंकि अदालत की भी ये राय है। अब इलेक्शन कमीशन ने एक्चुअली डिसाइड करना है कि वो किस तरीके से अगर चेंजेस लाता है तो वो अदालत की राय को किस हद तक इंप्लीमेंट करवा पाते हैं 3 मार्च के इलेक्शन के हवाले से। और कुछ हुकूमती अरकान तो ये भी कह रहे थे कि शायद इलेक्शन जो है वो आगे भी हो सकते हैं अगर इलेक्शन कमीशन डिसाइड ना करे। ये शायद की बात है और ऑब्वियसली हर एक की अपनी इंटरप्रिटेशन है, वो कर रहे हैं। कल एक और कंफ्यूजन भी हो गई और कंफ्यूजन वो हुई पीएसएल के मैच के हवाले से कि पहले तो टाइम स्केड्यूल चेंज होता रहा, फिर कहा 9 बजे मैच होगा, फिर उन्होंने कहा आराम से आप 9 बजे ड्रामा देखें, आज मैच नहीं है, हम कल खेलेंगे। उन्होंने नहीं कहा कि मैंने सोचा कि अच्छा आज मैच 9 बजे तक इंतजार किया पहले मैच का, फिर उसके ऑब्वियसली फिर कितना इंतजार करते, लेकिन चूंकि मैच ये भी रीजन भी खासा अहम था। एक कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जब क्वारंटीन करना पड़ा फवाद अहमद को, तो उसके बाद उन्होंने अनाउंस भी किया, सबने उनको विशेष भी दी, लेकिन साथ टीम का जब कोरोना टेस्ट सब भी हो गया तो अब ये सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, सब नेगेटिव आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह आज मैच होगा, रीशेड्यूल किया गया आज के लिए मैच, तो आप परेशान मत होइए। करेंगे और शो में हम आज जो डिस्कशंस करने जा रहे हैं उसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट स्टोरीज के ऊपर भी बात करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी तो इलेक्शन और सेनेट के इंतखाबात के हवाले से ही है। तो हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ। और सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ये होगी कि सेनेट इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर कैसा होगा, और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला अभी तक ये नहीं कर सका है। इलेक्शन कमीशन का आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की राय की रोशनी में मुशावरत का फैसला। बिल्कुल, इसके साथ साथ हम अपनी दूसरी टॉप स्टोरी की तरफ भी चलें आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि जोड़ तोड़ तो चल ही रहा है और सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो बात हो रही है उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान भी मैदान में उतर आए हैं और पार्लियामेंट हाउस में उन्होंने जो पार्टी और इत्तेहादी अरकान से मुलाकात की है। फिर उधर पीटीएम के मुतफ़िका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी ने वज़ीर आज़म से ही वोट मांग लिया क्योंकि उन्होंने तमाम अरकान असम्बली को खत लिखा है, तो वो भी काबिल बहस रहा और उस पर काफ़ी डिबेट भी होती है। और इसके बाद एक और अहम मामला जो कि हमने देखा भी और अब इस पर बात भी हो रही है, शर्जील मेमन और हलीम आदिल शेख के एक दूसरे पर संगीन इल्जामात कल देखने में आए। सिंध असेंबली में जेल में उन्होंने कहा कि मुझ पर हमला शर्जील मेमन ने करवाया है, और अब ये डायरेक्टली उन्होंने इल्जाम लगाया। और हलीम आदिल शेख ने जब ये कहा तो शर्जील मेमन ने ईवान में मोबाइल पर वीडियो तस्वीर भी दिखा दी थी। बिल्कुल, ये एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सिंध में अभी भी चल रहा है और हलीम आदिल शेख जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगली स्टोरी की तरफ अगर हम चलें तो कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर पाकिस्तान में है उसका डाटा भी 24 घंटों का सामने आया। मजीद 42 अमवात हुई हैं और 1163 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसका मतलब कि अभी तक कोरोना वायरस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और उसका जो ग्राफ है वो अब फ्लक्चुएट नहीं हो रहा, लेकिन 1000 से 1300 के करीब जो है पर डे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और ऐसे लग रहा है कि कांस्टेंट सिचुएशन है कोरोना वायरस के केसेस की, और अमवात भी इसी रेशो में आ रही हैं गुज़िश्ता चंद हफ्तों से अब तो, और जो केसेस हैं उनकी भी यही रेशो आ रही है गुज़िश्ता चंद हफ्तों से। तो ये अभी भी परेशानी का बायस है, लेकिन खैर हम देख रहे हैं किस तरह से लोग इसको रिएक्ट कर रहे हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी कहीं पर हो रही है, वैक्सीन आएगी और इसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला मामला बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ हम जो कि जिक्र कर रहे थे PSL का, तो PSL में सबसे पहले सेनेट इंतखाबात की और कल से सुप्रीम कोर्ट का जो सदारती रेफरेंस पर राय थी उसको डिस्कस किया जा रहा है। मुख्तलिफ कानूनी माहिर जो हैं वो अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन और अपने अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट और ऑपोजिशन की जो इंटरप्रिटेशन है वो टोटली और कम्प्लीटली डिफरेंट है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे मौक़िफ़ की तायद हुई है, अब वोट जो कास्ट होगा वो उस वक्त तक सीक्रेट होगा, लेकिन उसके बाद वो ट्रेसेबल बनाया जाएगा, उसको काबिल शनाख्त बनाया जाएगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा इलेक्शन कमीशन और मेक श्योर किया जाएगा कि कोई भी करप्शन ना हो। लेकिन ऑपोजिशन ये कह रही है कि चूंकि अदालत ने ये कहा कि खुफिया बैलेटिंग ही होगी तो आप ट्रेसेबल नहीं बना सकते, काबिल शनाख्त भी नहीं बना सकते। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वो इस पर क्या अपनी पूरी जो SOPs हैं वो तैयार करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि सिचुएशन हमने कल देखी है, SOPs क्या बनाए जाते हैं, क्या इतना वक्त है भी या नहीं है, क्योंकि 3 मार्च इलेक्शन डे है और सेनेट इलेक्शंस होने
होने जा रहे हैं कल। अब देखना ये होगा कि आज क्या फैसला किया जाता है, लेकिन ऐसे लगा कि कल जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान रजत से मुलाकात की हुकूमती वफ्द ने भी, अपोजिशन वफ्द ने भी, और सब यही चाहते थे कि ये मामला सेटल हो जाए, लेकिन ऐसे लगा कि ये नहीं हुआ। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमने कल देखी, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस याया अफरीदी ने जो अपनी राय का इजहार किया अलग से, तहरीरी तौर पर वो बाद में करेंगे। उन्होंने जो डिसेंडिंग नोट में कहा, उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्डिनेंस था, जो कि सदारती ऑर्डिनेंस था, उसी को उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं थी, उसको जवाब ही नहीं देना चाहिए था। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जिससे 4-1 के रेशो से ये राय जो है वो सामने आई। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हमने ये देखा है कि ओवरऑल अगर देखा जाए, अदालत उज़्मा ने ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो करप्ट प्रैक्टिस के खिलाफ कार्रवाई करे। अब वो क्या कार्रवाई कर सकता है, कितनी देर है कार्रवाई करने के लिए, बाद में करनी है, पहले करनी है, ये सारी चीजें अभी भी कंफ्यूज हैं। बिल्कुल, अभी भी कंफ्यूज हैं। और इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में बात की गई, फिर इसके साथ साथ कहा करप्ट प्रैक्टिस। अब डिफाइन ये करना होगा कि करप्ट प्रैक्टिस है क्या, क्योंकि उसमें एक सवाल जो मैं मुसलसल सोच रही थी कि क्या अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देना करप्ट प्रैक्टिस होगा? क्या आपको आइन इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप अपनी जमीर की और ये तो बहस कोर्ट में भी बात करें? एग्जैक्टली। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार सेट पर मौजूद हैं सलमान आबिद साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सलमान साहब? नॉर्मली ये होता है कि कोई रेफरेंस चल रहा हो या कोई मामला चल रहा हो जिसमें इजलास हो रहे हो, कोई कमेटियां बनी हो, किसी भी सूरत हाल में जब डिसीजन आता है तो क्लैरिटी आ जाती है। कल ऐसे लगा कि डिसीजन के बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई। ऑपोजिशन अपनी इंटरप्रिटेशन दे रही है, गवर्नमेंट अपनी इंटरप्रिटेशन दे रही है। आपने इस डिसीजन को कैसा लिया? देखिए, दो बुनियादी सवालात जो है ना वो हुकूमत ने उठाए थे कोर्ट के अंदर जी। एक बुनियादी सवाल ये था कि क्या ये इंतखाब ओपन बैलेट के जरिए हो सकता है या इसे खुफिया बैलेट के जरिए ही करवाया जाए। इसका जवाब तो बड़े वाज़ेह तरीके से आर्टिकल 226 के तहत कह दिया गया है कि ये खुफिया बैलेट के जरिए ही होंगे। अगर कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी और ये पार्लियामेंट करेगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है। दूसरा सवाल ये था कि जी ये हम इसलिए कर रहे हैं कि करप्ट प्रैक्टिसेस जो है ना वो इस मुल्क में जारी हैं वोट की खरीदो फरोख्त के हवाले से। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़कर इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में जो बॉल डाला है और सारी जिम्मेदारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद से उठाकर इलेक्शन कमीशन पे डाल दी और कहा कि ये कानून आपको इजाजत देता है कि आप इस करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकें। और बड़ी वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो वोट है ये हतमी तौर पे सिक्रेसी नहीं होता। हाँ, ये किसी वक्त भी हो सकता है। यानी जब कोई पार्टी लीडर ये शिकायत करे कि उसकी पार्टी के लोगों ने वोटों की खरीदो फरोख्त की है तो वो इलेक्शन कमीशन से रजू कर सकता है, लेकिन उसको वो एविडेंस देने होंगे, शवाहिद देने होंगे। तो यानी उन्होंने जो आप कह रही ना कि हुकूमत भी खुश और अपोजिशन भी खुश, दोनों के सवालात को प्रॉपर तरीके से एड्रेस कर दिया है। अब हुकूमत ये कहती है कि जनाब देखिए हमारा जो इशू था ना वो जो करप्ट प्रैक्टिसेस का वो तो रिजॉल्व हो गया, वो तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो ये कहते हैं कि क्योंकि ओपन बैलेट वाली बात नहीं हुई, खुफिया बैलेट हुई, हमारी बात कर। आप इसमें भी देखिए कि अब तक 73 के आइन के बाद बहुत से इलेक्शंस हो चुके सेनेट के, कभी ऐसे नहीं हुआ था कि आप बैलेट पेपर को जिस तरह ट्रेसेबल कह रहे हैं ये कि सीरियल कोड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, कभी ऐसा नहीं हुआ था। इनफैक्ट एक दफा तो एक रेफरेंस ऐसा भी मौजूद है, ऐसा केस भी मौजूद है, कोई दाग धब्बे या कोई निशानात लगे थे तो वो रिजेक्ट कर दिए गए। देखिए ना, एक बड़ी बुरी प्रैक्टिस 2002 के बाद से हम मुसलसल देख रहे हैं और कोई ना कोई इलेक्शन जिस वक्त होता है सेनेट का तो यही सवालात उठते हैं कि किसने किस वोट खरीदे हैं, किसी ने वोट बेच दिए। फिर ये जो वीडियो आ गई इसने तो ऊपर से सारा का सारा तमाशा एक और लगा दिया। तो अगर आप उस प्रैक्टिसेस को देखें, अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन उस प्रैक्टिसेस को रोकने में नाकाम रहा। अब आप देखिए ना वो जो वीडियो स्कैंडल आया उसमें जो 18 लोग या 16 लोग थे, क्या इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, क्या इन्वेस्टिगेट किया, क्या उनको डिस्क्वालीफाई किया? अब देखिए ये तो मामला हमने देखे हैं और हमने ये भी देखा कि सादिक संजरानी के बाद से भी मामला बड़े बिगड़ गए, बातें करते हैं, ओपनली बात की जाती है कि क्या हुआ इलेक्शन में। अब आपने जिक्र किया 18 वाली वीडियो का भी, ये भी सब इलेक्शन कमीशन के सामने है, सारी दुनिया देख रही है। हल क्या है? अब आप ये कहा जा रहा है कि जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी का क्या वक्त है इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि कल इलेक्शन है। अभी आपको क्या लग रहा है कि यह होगा या नहीं? कल हुकूमती वफद भी मिला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और अपोजिशन का वफद भी मिला है। अब आज हर सूरत में उनको कोई फैसला करना है इलेक्शन कमीशन आज करना कि क्या ये इस इंतखाब के अंदर वो कोई नई चीज लागू करेंगे या ये मामला आगे डिले होता दिखाई दे रहा है आपको? मुझे तो ये लग रहा है कि देखिए ना इतनी जल्दी ये चीज नहीं हो सकती। अलबत्ता वो जो वोट की सिक्रेसी का कॉन्टेक्स्ट है उस पे जो उन्होंने कहा कि अगर किसी को शिकायत हुई
किसी लीडर को, तो वो जमा करा दे, जमा कराने के बाद फिर उसकी इन्वेस्टिगेट हो, वो एक दरवाजा मुझे लगता है कि ओपन रहेगा। और यही एक दबाव है इस वक्त अरकान असेंबली, हमेशा दायमी ना रहे, अरकान असेंबली में कहीं कोई अगर इस तरह की हेर फेर हुई तो हम कहीं जकड़े ना जाए। क्योंकि देखिए बात यह, अब ये मामला इतना आसान नहीं रहा, ये बहुत उभर गया है, और जितना ये उभरा है उसकी वजह से अब प्रेशर तो आएगा ना अरकान असेंबली के ऊपर भी। देखिए एक होती है, आपने बड़ी अच्छी बात की, एक है कि जी मैंने किसी नजरिए की बुनियाद पे, किसी फिक्र की बुनियाद पे, किसी सोच की बुनियाद पे अपनी पार्टी की बजाय किसी दूसरे को वोट दिया। लेकिन ये तो कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ करता है ना। प्रॉब्लम ये आती है, अच्छा फिर इसमें ये है कि अगर आप किसी को वोट दे रहे हैं तो आप ओपनली इजहार करें इसका, वो भी आप नहीं करना चाहते। फिर उसमें यह है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम है कि लोग लेन देन की पैसे वाले लेन देन करते हैं। तो कोई असूल और नजरिए की जंग तो नहीं है। इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे क्यों नहीं की जाती कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की जो बात की जा रही है तो तमाम अराकीन के बैंक अकाउंट्स या उनसे लिंक्ड जो असासे हैं उनके ऊपर नजर रख ली जाए टेक्नोलॉजी के तहत। कहीं अदालत ने ये तो मेंशन नहीं किया कि ट्रेसेबल होगा या बार कोड लगाएं, सीरियल कोड लगाएं, जो कल से 3 टर्म हुकूमती अराकीन यूज कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को दे दिया ना, इलेक्शन कमीशन ने अब डिसाइड करना है विद द कंसल्टेशन अदर स्टेक होल्डर कि क्या ऐसी चीज लाए जिससे इसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाए। अब ये इलेक्शन, अच्छा अब मिसाल के तौर पे 3 को इलेक्शन हो जाता है, उसके बाद फिर हम वही शोर सुनते हैं जो माजी में सुनते रहे, फलाने ने पैसे ले लिए, फिर वो सवाल तो उठ जाएगा ना, फिर ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर हुई है। तो इस दफा एडिशनल रिस्पांसिबिलिटी जो है ना बोर्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर पड़ गया कि उसने इलेक्शन को करना के ट्रांसपेरेंट हो। अब आप देखिए उसी कॉन्टेक्स्ट में पंजाब के अंदर जो है बिला मुकाबला वाली बात हो गई, केपीके के अंदर भी कहा जा रहा है, बलूचिस्तान में भी कहा जा रहा है कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे तय कर ले, सीट एडजस्टमेंट कर ले। अब अगर ये हो जाता है मामला तो फिर वो वाली बात जो आप कहते थे कि जनाब ये तो वोट इलेक्शन होगा, यहाँ इलेक्शन से पहले आपने मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत तय कर लिया, आपकी इतनी सीटें बनती हैं, आपकी इतनी सीटें बनती है, अच्छा एक आध सीट हमें दे दें, हम आपकी हिमायत करते हैं। अब ये तरीका कार भी अगर अडॉप्ट करना है तो मुझे लगता है कि आगे जाके सेनेट के इंतखाबात के बारे में आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा, इसका तरीका कार क्या होना चाहिए। इसमें एक और गलती हो रही है, देखिए सेनेट की नुमाइंदगी जो है ना हर सूबे की अपनी होती है। अब यहाँ कोई बंदा सिंध से उठता है पंजाब आ जाता है, पंजाब से उठता है सिंध चला जाता है, इधर से उठता है उधर चला जाता है। ये तो डिफाइन नहीं है ना, कोई इलेक्शन आप कहीं से भी लड़ सकते हैं। नहीं देखिए डिफाइन, लेकिन जनरल इलेक्शन में भी ये होता है और सेनेट में भी ये होता है। अगर आप प्रिंसिपल देखिए सेनेट का प्रिंसिपल ये कहता है कि सूबे की रिप्रेजेंटेशन है ना, ये तो नहीं हो सकता कि एक बंदा यहाँ से उठे और वो जाके वहां पे जाके वोट ले ले, वो उस सूबे की जाती है। इस बेस पर बहुत से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी चैलेंज भी हुए, लेकिन कबूल भी हो गए ना सारे के सारे, इस दफा लड़ रहे हैं ना सारे के सारे। लेकिन मुझे लगता है कि आगे जाके सेनेट के इंतखाब के तरीकाकार में मुझे जाती तौर पे लगता है काफी रद्दोबदल होगा। जिस तरह से कहती है फिर तो इंतखाबात कराने की जरूरत ही नहीं है, मुतनासिब नुमाइंदगी जिसकी है फिर आप इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं, जैसे आप कह रही है फिर इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है ना। अगर आपने सारे इसी तरह से मामले तय करने हैं तो फिर हर एक की रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक की रूह कहां गई, वो जमहूरियत खत्म होगी ना यहाँ। अब तो आज लेकिन सलमान आबिद साहब इसमें जमहूरियत आपको लगता है वाकई सेनेट के इलेक्शन में जमहूरियत की रूह वाकई एस्टेब्लिश होती है? क्योंकि ये देखिए जनरल इलेक्शन में तो चले आप कह सकते हैं, इसमें क्या, इसमें वो रिफ्लेक्शन ही नहीं आता, कभी भी नहीं आता। सेनेट के इलेक्शन क्या, हमारे पूरे मुल्क के जो इलेक्शन होते हैं, अभी 10 का इलेक्शन हुआ है ना आपके सामने, जिस तरह से हुआ उसके बाद देख लें कि जमहूरियत कितना रहेगी। हमारे यहाँ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जिस अंदाज की प्रॉब्लम्स हैं, अनफॉर्चुनेटली देखिए हमारी सियासी हुकूमतें हो या फौजी हुकूमतें हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में हम बात तो बहुत करते हैं, लेकिन आपको याद है 2013 के 14 के धरने के बाद जब हमने देखा था कुछ नहीं निकला। अभी तो ऑपोजिशन इस पर भी बात कर रही है कि टेक्नोलॉजी का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, और माजी में 2018 में या अभी जो 10 का इलेक्शन में क्या हुआ, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, तो उसका रेफरेंस भी दे रही है ऑपोजिशन। बहरहाल हमें ज्वाइन किया है एक्स सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने, उन्हें हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कंवर साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू सो मच कंवर साहब। कंवर साहब, अब इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में है बॉल के उसने क्या करना है, राय तो दे दी सुप्रीम कोर्ट ने कल, जिस पर कल ऑपोजिशन ने भी जाकर मुलाकात की इलेक्शन कमीशन से, हुकूमती वफ्द ने भी जाकर मुलाकात की, अभी तक डिसाइड नहीं हो सका, सब इंतजार में ही लगे हुए थे इलेक्शन कमीशन कब कुछ अनाउंस करते हैं। अब तो हुकूमती कुछ लोग ये भी कह रहे हैं शायद इलेक्शन डिले कर दे इलेक्शन कमीशन। आप कैसा देख रहे हैं इस पूरे मामले को? इलेक्शन को मुलतवी इंतहाई जो है नाज़ुक और गैर कानूनी और उसको गैर कानूनी तस्वर किया जाएगा कि जब इलेक्शन कमीशन ने एक शेड्यूल जारी किया तो शेड्यूल तब्दील नहीं हो सकता। सबसे बड़ी अहम बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय है, नहीं है, नहीं है, तो कमीशन की अपनी है, उस राय को इस इलेक्शन में इलेक्शन में कभी कोई कानून साजी, जब कानून साजी नहीं हो जाए, बैलेट पेपर पर कोई एक निशान लगाना भी जो है वो गैर कानूनी होगा, तो
तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना कोई गैर कानूनी काम नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान राय दी है, कोई डिक्टेशन नहीं दी, कोई फैसला नहीं दिया। और दूसरी बात ये कुबर साहब, लेकिन जो राय है उसकी अहमियत अपनी जगह। आपने कहा राय दी है कुमर साहब जो है वो हकायक के राय दी है। कुमर साहब, आपने कहा कि राय दी है, उसकी अहमियत अपनी जगह है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की राय है, उसमें यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन एक्शंस। अब जो रिक्वायर्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, फिर ये कहा गया कि करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो टेक्नोलॉजी के जरिए उसको खत्म किया जाए या कोशिश की जाए कि इसको रोका जाए। इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ही इस वक्त कल से बात हो रही है। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 कुमर साहब से। सबसे बड़ी अहम बात जनाब ये है कि आप बड़े उसको फैसला जो है ना, राय दी है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उस राय का एक लफ्ज पढ़े आप। उन्होंने कहा जी ये हमें राय दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के इंतजाम करे। तो करप्ट प्रैक्टिस रोकने के इंतजाम के लिए एक मैकेनिज्म होता है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आज DGFI चेयरमैन नादरा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन का इजलास तलब किया। कल रात भी इजलास तलब किया था, रात गए थे, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। तो आज वो किसी ना किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपनी राय जो है, अपना स्वाबदीदी इख्तियार जो है वो आज कौम के सामने पेश कर देगा। लेकिन जहां तक बैलेट पेपर की छिपाई है, ठीक है, वो 1 घंटे में ठीक कहते हैं, बाकी गवर्नमेंट भी ठीक कहती है कि 1-2 घंटे में छप जाएंगे। 2600 बैलेट पेपर छाप रहे हैं। लेकिन मसला ये हो रहा है, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है करप्ट प्रैक्टिस रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात को बरूकार लाए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास बेपनाह इख्तियारात है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को बहुत मजबूत मुस्तहकम कर दिया है। ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। इस लिहाज से हम ये महसूस कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी या सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और जो मैकेनिज्म के बारे में आज जो IT, DGFI और चेयरमैन नादरा जो भी उनको राय देंगे उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपना कानूनी तहफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल करेगा। लेकिन बैलेट पेपर पर जब तक कि इसकी कानून साजी एक्ट में तरमीम नहीं हो जाती, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पर तो वो अपना कोई तरमीम करने के मिजाज नहीं है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो भी अपनी राय देंगे कि जनाब इसमें तरमीम करनी पड़ेगी, हमारे पास तो पावर नहीं है। तो ये सारी चीजें देखते हुए हमें ये नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का भी एहतराम किया, मीटिंग भी तलब कर ली, तमाम माहिरीन भी तलब कर लिए गए। अब इसका फैसला तो यही होगा कि ये इलेक्शन 3 मार्च को जो हमारा पुराना शेड्यूल है, जिस अंदाज से इलेक्शन माजी में होते रहे, उसी बुनियाद पर हो जाएंगे। तो ये इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। जो उनको अपना ये जो तब्दीली का जो कह रहे हैं कि आप डेट चेंज कर दें या तारीख आगे बढ़ा दें, तो आपको याद होगा कि जब इलेक्शन कमीशन ने नॉमिनेशन पेपर के लिए 2 दिन एक्सटेंड किए थे तो पूरी अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर तनकीद की थी कि आपने 2 दिन हुकूमत के कहने पर बढ़ाए, हालांकि सियासी जमातों ने अपील की थी। अब अगर ये डेट एक्सटेंड करते हैं जिसका मतलब बड़ा मनफी लिया जाएगा और ये इलेक्शन जो है वो फिर बड़े मुतनाज़ा हो जाएंगे। इसलिए कमर साहब आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन आपने ये भी वाज़ेह कर दिया कि जब तक आईन और कानून में तरमीम नहीं होती उसके बगैर बैलेट पेपर को चेंज करना जो है वो नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, ऑब्वियसली आइन की खिलाफ वर्जी तो नहीं करेगा, कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं करेगा। सलमान आबिद साहब, अभी कवरदुल शाह साहब क्लियर कर रहे थे कि आज इलेक्शन कमीशन जो है वो अनाउंस कर देगा। कल फवाद चौधरी कह रहे थे कि हो सकता है इलेक्शन पोस्टपोन भी कर दिए जाए, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर गवर्नमेंट के कहने पर करेंगे तो मुतनाज़े भी हो सकते हैं और वो कर नहीं सकते। अब कल का जो जोड़ तोड़ है, कल का जो इलेक्शन है, वो तो मजीद हाइप पकड़ गया इस पूरे रेफरेंसेस के बाद, इस पूरे सिनेरियो के बाद। देखिए, पहली बात तो ये है कि 2-3 नशिस्तें ऐसी हैं जिसपे बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, कंपटीशन है। एक तो इस्लामाबाद की नशिस्त है जहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और हफीज शेख का मुकाबला है। दूसरी तरफ जो PTI के अपने अंदरूनी बगावत है उसके कॉन्टेक्स्ट में अबड़ो साहब जो हैं, जो सिंध से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ भी पार्टी के अंदर बड़ी रिजर्वमेंट पाई जाती है, फैसल वाडा के बारे में पाई जाती है। तो देखना यह कि कितने बड़े अपसेट होते हैं। लेकिन अब PDM ये फरमा रही थी कि अपना MKM के साथ हमारी बातचीत चल रही है, GDA के साथ हमारी बातचीत चल रही है, चौधरी बरादरान के साथ बातचीत चल रही है। अब कल जब इस वक्त रात फैसले हुए हैं तो इन तीनों बड़ी जमातों ने ऑफिशियली अनाउंस किया है हफीज शेख की हिमायत का ऐलान। अच्छा, इसके बाद तो फिर जरा जो PDM का कैंडिडेट है
गिलानी साहब, ऑफिशियली उनकी पोजीशन तो वीक हुई ना, लेकिन अब वो कहते नहीं तो हम तो इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को तोड़ेंगे ना। अब ये देखना होगा कि वो इंडिविजुअल लेवल पे यानी कितने लोग एमकेएम से के वो एमकेएम के फैसले से नाराज करके उनको वोट देते हैं, जीडीए के देते हैं, काफ लीग के देते हैं। तो बजाहिर तो कल तक का जो रात का जोड़ तोड़ है उसमें तो हुकूमत ने काफी सेटलमेंट किया है और ऑफिशियली उनकी अनाउंसमेंट भी आ गई है। ऐसा तो नहीं होगा टेक्नोलॉजी के लफ्ज सुन के अरकान अब थोड़ा डर जाएंगे और वो देखिए एक डर और खौफ तो पैदा हुआ है, देखिए एक डर और खौफ पैदा हुआ है। कमर दिलशाद से बैठे हैं, इलेक्शन एक्ट के अंदर अगर ये साबित हो जाए कि किसी ने पैसे लेके अपने वोट दिए हैं या कोई मफाद हासिल किया है तो उसके तहत तो वो सारी उम्र के लिए नाहिल भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। तो एक खौफ तो ऑटोमेटिकली, जैसे अभी कमर साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को काफी खुद मुख्तार करने की कोशिश की गई है, तो वो डर और खौफ तो यकीनी तौर पर काम के होगा कि इस वक्त हम इस तरह की प्रैक्टिस ना करें जब चारों तरफ से नजरें जो है वो सारी बात साहब वक्त की है ना, वक्त कम है और काम बहुत ज्यादा लगता है। ऐसे हैं कुमर साहब, आपने जिस तरह जिक्र किया है कि कानून में तब्दीली, मतलब कानून साजी, एक्ट में तब्दीली, आइन में इसमें ऑब्वियसली जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा, लेकिन अब वक्त नहीं है इसके लिए भी ना। मतलब इलेक्शन कमीशन भी आकर ये जवाब देता है या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जाता है कि कानून में तब्दीली करनी है, तो वक्त नहीं है। तो इसका मतलब ये जो सारी राय थी, ये तमाम बहस जो ट्रायल हुआ, उसका कुछ हासिल नहीं हो सका इस सेनेट के इलेक्शन में जो कि कल होने जा रहे हैं। देखा जी, असूली तौर पर हुकूमत के जो लॉ ऑफिसर हैं वो जो उन्होंने जो दलाइल दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, वो ला ताल्लुक थे। उन्होंने 1967 का हवाला दिया, अजीज बन फेडरेशन मरकजी हुकूमत, वो कोई उस जमाने में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते थे, बीडी मेंबर तो वही कौमी असम्बली के सूबाई असम्बली के मेंबरों को वोट देते थे, तो उसकी कोई राजदारी का मसला था। आप ये बताएं, अटॉर्नी जनरल साहब से पूछे कि 67 की आप मिसाल दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो हुआ बीडी मेंबर, अब वो रहा 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन वो भी कलदम करार दे दिया गया, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट भी कलदम करार दे दी गई, उनके फैसले भी कलदम करार दे दिए गए, वो सारे जो है आइंदा जो बनी 73 कॉन्स्टिट्यूशन में उसको कुछ तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। तो आप मिसाल दे रहे हैं 67 की जो कि बीडी मेंबर है, कहाँ बीडी मेंबर का सेनेट का इलेक्शन। तो ये तमाम मिसालें इन्होंने ऐसी दी है जो हमें तो बड़ी हैरानगी हुई कि हमें तो ये भी हैरानगी है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसका हवाला देना भी मुनासिब नहीं था कि वो तो खत्म हो चुका, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म, सुप्रीम कोर्ट खत्म, जज खत्म, मामले खत्म कर दिए थे रवैया खान ने। तो ये तमाम चीजें मिसालें गलत दे देते रहे कि अब ये बाहर निकल कहते हैं जी हम कामयाब हो गए। आप कैसे कामयाब हो गए? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिक्टेशन नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो इलेक्शन के इंतखाब नहीं करवाता, इंतखाब तो करवाना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने। तनकीद इलेक्शन कमीशन में बर्दाश्त करनी, हंगामे इलेक्शन कमीशन बर्दाश्त करने, इलेक्शन के बाद धरना इलेक्शन कमीशन ने धरना बर्दाश्त करना। तो क्या कोई किसी सियासी जमात ने सुप्रीम कोर्ट के साथ धरना दिए? धरने को इलेक्शन कमीशन नसीब में लिखे हैं और वो करेंगे। तो क्या फैसला इलेक्शन कमिशन ने जो एक राय आ गई है उस राय को देखेंगे, सोचेंगे तो टाबी जल उसके बाद ही फैसला होगा। लेकिन कमर साहब आप जिस तरह की बात कर रहे हैं कानूनी माहिरीन, और इमरान खान को पता कुछ नहीं है कि आइन क्या होता है, कानून क्या होता है, क्या होता है, रूल क्या होते हैं। उनसे पूछ रहे कि कानून, आइन और एक्ट और रूल में क्या फर्क है, बता देंगे प्राइम मिनिस्टर साहब? नहीं बता सकते, पता ही कुछ नहीं है। इसलिए उन लोग जो भी उनको कहना चाहते हैं वो सब जाके उनको रास्ते जो हम काम। अब ये कल इलेक्शन कमीशन ने बाबरवान चला गया, क्यों नहीं? अभी तो बहुत बड़े पाकिस्तान के आईनी महरीन हो, तुम्हें तो वहां जाने की जरूरत क्या थी? इसकी तरफ ठीक है बाकी जाते रहे, उनका मामला बनता है, वो किराए के जो बनते हैं स्पोक्स पर्सन जाते रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कल सबको डांट दिया। सब उनको कोई दबाव में नहीं आए। इलेक्शन कमीशन के जो मौजूदा मेंबर हैं वो बड़े काबिल तरीन मेंबर हैं, उनके सामने पानी भरते हैं ये लोग। हुकूमत के जो आईनी महरीन जो हैं उन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की, इनकी बातें सुनते रहे, खामोश रहे, लफ्ज नहीं बोले। ये वो बाहर चले गए, बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। तो ये प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहिए कि मेरी टीम मुझे कहाँ अंधेरे में खड़ा कर रही है, कहाँ बंद गली में खड़ा कर रही है। प्राइम मिनिस्टर का विजन को माकूस चल रहे हैं, उनके बरक्स चल रहे हैं। इस लिहाज से हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ये राय है, हुक्म नहीं है। राय है, हुक्म हम हुक्म देते हैं,
तो इलेक्शन कमीशन ने अपना सब कुछ तब्दील करके कह दिया, हुक्म दे दिया, हमने कर दिया, हमने कोई जो गैर कानूनी वो तो है ही नहीं, राय है। लेकिन कमर साहब जैसे आप जिक्र करें ना आईनी माहिरीन जो मुशावरत करते हैं, जो मशवरा देते हैं वजीर आजम को भी, तो अगर ऐसा वो सोच लेते तो शायद ये रेफरेंस ही दायर ना करते। जो जस्टिस याया का इख्तलाफी नोट था वो भी यही था कि ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसका जवाब देना भी नहीं बनता था, रेफरेंस वापस चले जाना चाहिए था। आपने जैसे जिक्र किया कि ये राय है, ये फैसला नहीं, तो फिर ऐसा क्यों है कि अटॉर्नी जनरल समेत हुकूमती बहुत से लोग अपने ऑफिशियल अकाउंट्स के ऊपर मीडिया टॉक्स के अंदर ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने अगर ये ना किया तो इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत का मुर्तकब होगा। सलमान आबिद साहब, क्या आप समझते हैं कि अगर इस राय के अकॉर्डिंगली रिफॉर्म्स नहीं की जाती कल के इलेक्शन के लिए तो वाकई में तौहीन अदालत, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो लागू हो जाएगा? कमर दिलशाद ने बड़ी बुनियादी बात कह दी है, ये इंस्ट्रक्शन जो है राय पर तौहीन अदालत नहीं लगती। ये जो हुकूमत के जो वज़रा हैं यानी माहिरीन हैं, ये कौम को क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं? क्या इन्हें नहीं पता कि राय में और फैसले में और राय में और फैसले में बहुत फर्क है। राय में और फैसले में द वर्ल्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उस पर तमाम इदारे जो हैं हुक्म के ताबे हैं। ठीक है साहब, ये जो राय में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राय में और फैसले में फर्क है, लेकिन अब सवाल ये हो गया है कि जो भी राय दी है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, अब आप उसको किसी ना किसी शक्ल में सेटिस्फाइड भी तो करेंगे ना। इसको आप मुकम्मल तौर पे रूल आउट नहीं कर सकते कि इलेक्शन कमीशन कोई भी इकदाम ना उठाए। कुछ ना कुछ तो इलेक्शन कमीशन को कुछ इकदाम उठाने होंगे ताकि वो जो इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी है उसको इंश्योर किया जा सके। तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन एक दो ऐसे स्टेप जरूर उठाएगा। आप देखिएगा कि सेनेट इलेक्शन में जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट की राय को भी कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि देखिए, अगर मिसाल के तौर पे मैंने फिर ये सवाल उठाया था कि अगर ये मामला कल इलेक्शन के बाद दोबारा उड़ जाता है अरकार की बोलियों का, उनकी खरीदो फरोख्त का, तो फिर सारा का सारा मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में और ये सेनेट के दोबारा ये बन जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी उसी अपना जो सिफारिशात दी है या जो तजवीज दी है उसके ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और वो एक्शन क्या लेते हैं वो जी आज डिसाइड हो जाएगा। देखते हैं आज इलेक्शन कमीशन क्या अनाउंस करता है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल इलेक्शन है, क्या इतना वक्त है या नहीं, ये आज इलेक्शन कमीशन ही बता देगा। शाम तक ये सब मामला क्लियर हो जाएंगे। कुंवर दिलशाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने हमें बताया तमाम सिचुएशन आपके मुताबिक इस वक्त क्या है। सलमान साहब, आप तो हमारे साथ ही हैं, इस पर भी मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक जी। एक अहम फैसला जो कि कल एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो राय है, चूंकि इसलिए हमने ये देखा है कि राय के हवाले से अभी तक बात ये हो रही है कि उसको किस तरह से तस्लीम किया जाएगा। फिर ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में ये कहा कि ये रिक्वायर्ड किया जाए कि ये तमाम चीज़ों को चेंज किया जाए, इंश्योर किया जाए। अब किस हद तक इसको किया जाता है, ये एक बड़ा अहम फैक्टर है। और ये अहम फैक्टर इसलिए ज़्यादा बन चुका है क्योंकि कल है अहम इलेक्शन, सेनेट का इलेक्शन, और सबसे ज़्यादा जिस पर बात हो रही है वो कौमी असम्बली की जो टिल्ट आ रही है, किस तरफ जा रही है फीस शेख गिलानी साहब की तरफ, ये भी देखना होगा। कल ऐवान बाला में 48 नशिस्तों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं और अब डिसाइड जो भी होता है, जिस तरह से भी होते हैं, इंतखाबात तो होंगे। उन 48 सीटों में पंजाब का तो डिसाइड हो गया, बिला मुकाबला जो है वो उन्होंने सेटल डाउन कर दिया। अब सिंध के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर जो है वो मामला किस करवट बैठते हैं, क्योंकि MQM ने इनकार कर दिया। सिंध हुकूमत की, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बेसिकली जो उन्होंने ऑफर की थी, उन्होंने उसको इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम अपना जो इत्तेहाद है वो गवर्नमेंट के साथ बरकरार रखेंगे। तो इस पर हम बात करते हैं सलमान आबिद साहब से। सलमान आबिद साहब, एक बड़ी ऑफर थी जो पीपल्स पार्टी ने MQM को करवाई कि आप 2 सीटें हमसे सिंध से ले लें और फिर आप विफाक में हमें सपोर्ट करें। उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि हम विफाकी हुकूमत की तरफ टिल्ट डाउन ना करें। तो आपको लग रहा है कि इट्स गोना बी अ टफ कंपटीशन, अब्दुल हफीज शेख वर्सेस यूसुफ रज़ा गिलानी? जब पहली सिंपल सी बात ये है कि MQM जो है ना वो अपना मफाद देखेगी। उसको ज्यादा मफाद जो है ना वफाकी हुकूमत से मिल सकता है, सिंध हुकूमत से नहीं मिल सकता। वफाकी हुकूमत से वो कराची पैकेज के ऊपर उनकी बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है, जिसमें वो चाहते हैं कि हमें कराची पैकेज के तौर पर कंपनसेट किया जाए। मुझे लगता है कि वहीं कोई बारगेन हुआ होगा कि हम आपको कराची पैकेज के दरमियान नॉमिनेट करेंगे, फिर फेडरल लेवल पे कोई नॉमिनेशन होगी। सिंध हुकूमत से उनको कुछ ज्यादा मिल नहीं सकता था, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक जो अब इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो जो मैंने आपको कहा कि GDA, मुस्लिम लीग काफ, यहाँ पे ऐसी सी खबरें भी चलाई गई कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो गिलानी साहब को सपोर्ट करेगी। मैं बड़ा हैरान होता था कि मुस्लिम लीग काफ के तो कामल अली आगा साहब जो है वो PTI के टिकट के ऊपर सेनेटर मुंतखब हुए हैं
तो वो कैसे मुमकिन है कि वो अपना सेनेटर भी मुंतखब करा रहे हैं, उधर वो गिलानी साहब को भी वोट डालेंगे। तो इसलिए कल फिर ऑफिशियली मुस्लिम लीग काफ को भी अनाउंस करना पड़ा। सीक्रेसी देखिए ना, अब वो सीक्रेसी का मामला जो मैं कहा है, अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है। अब इसका मतलब ये है कि कुछ लोग अपनी पार्टी फैसलों से हट के, चाहे वो काफ लीग हो, चाहे वो एमकेएम हो, ये राइट भी है कैंडिडेट से इत्तेफाक करें। अब्दुल हफीज शेख जिस तरह से बात की जा रही है, फिर आप माजी के बयानात उठाकर जब रखते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों के, जो इनको तनकीद का निशाना बनाते थे, तो आप तो खुद ही अगर ये लॉजिक मान लें, तो फिर जब संजरानी साहब का जब इलेक्शन हुआ था, उसमें भी जिन लोगों ने फिर वोट नहीं दिए थे पीपल्स पार्टी को और पीएमएलएन को, फिर वो भी मान लें कि वो भी ठीक थे। देखिए बात ये है कि आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको पार्टी के फैसले पे एतराज है तो खुलकर आए ना सामने। ये क्या बात हुई, मुनाफिकत के साथ आप पार्टी को कह रहे हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, और अंदर जाके आप आराम से जमहूरी हक है, ना बताएं किसी को, जमहूरी हक जरूर है, लेकिन मैंने आपको कहा कि पाकिस्तानी सियासत में कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे मामला होते हैं, ये जमहूरी बुनियाद पे मतलब आमिर लाके साहब ने जो किया वो ठीक किया आपके मुताबिक, उन्होंने ओपनली कह दिया बिल्कुल ठीक है। जिसने भी कहा, जिसको भी राइट है कि वो कहे कि पार्टी का फैसला मुझे कबूल नहीं है, आप ये डेमोक्रेटिक राइट है उसका। लेकिन आप किसी को पाबंद तो नहीं कर सकते ना, पाबंद नहीं कर सकते। ये आपका अपना ज़मीर है, आपका अपना कॉन्शियस है कि आप ओपनली उस पर बात करते हैं या नहीं करते। सीनियर तज्जिया का नासिर बेग चुगताई साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चुगताई साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो बखैर चुगताई साहब, बहस हो रही है यहाँ पर कल के इंतखाबात के हवाले से। ऐवान बाला के बड़े 48 नशिस्तों के ये इंतखाबात, जिसमें से पंजाब सेटल डाउन हो गया और अब बाकी रह गए हैं डिसाइड होने वाले। सलमान आबिद साहब ये कह रहे थे कि अगर आप जमीर के मुताबिक वोट देते हैं तो आपको ओपनली बताना चाहिए। तो मैं ऐसे ही हंसकर कह रही थी कि उनकी मर्जी है, वो नहीं बताते, वो सीक्रेटली जिसको मर्जी वोट दें। आप इस पर क्या कमेंट देंगे? सलमान आबिद साहब को पता है कि एक इत्तेशाम ज़मीर भी हुआ, अगर इत्तेशाम ज़मीर को वाकिफ है वो, उनको अंदाजा होगा कि किस तरह वोट मैनिपुलेट हुआ करते थे। इनको ये भी याद होगा कि फैसल साले हयात एंड ग्रुप किस तरह तोड़ा गया था पार्लियामेंट से एक जाली हुकूमत बनाने के लिए मुशर्रफ की। इनको ये पता है कि एमकेएम वाले किस तरह तोड़े जाते हैं और किस तरह तोड़े जा रहे हैं, सब कुछ पता है, हमारे सामने है। तो ज़मीर भाई जो है ना, वो तो आजकल गए हुए छुट्टी पर, और ये बरसों से छुट्टी पे गए हुए हैं, और फोर्स लीव पर भी आज चले जाते हैं, मेडिकल लीव पर भी चले जाते हैं, कभी कोई तफरीह में शुमाली इलाकों में चले जाते हैं। वर्क फ्रॉम होम तो नहीं कर रहे? वर्क फ्रॉम होम तो नहीं कर रहे कोविड की वजह से? हो सकता है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो क्वारंटाइन में चले गए और अटॉर्नी जनरल शामिल है उसके अंदर। आप अंदाजा लगाए ना कि आपका अटॉर्नी जनरल फैसले वाले दिन कह रहे हैं मुझे कोरोना हो गया, मैं नहीं आ रहा जी। यार मैं तो सुन रहा था, वाकई बड़े अफसोस की बात है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब, मैं माफी मांगता हूँ अगर मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं जी। इतना बड़ा नजरियाती आदमी, जिसने बड़ी लड़ाई लड़ी आमरीत के खिलाफ, जिसने आइन की पासदारी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी, और जो मार खाता रहा, जेलों में गया, उसका बेटा, मतलब शिबली फराज के बारे में क्या कहूँ, अब इनके बारे में क्या कहूँ। तो बड़े मसाइल हैं, ये मसाइल बहुत हैं। हवाला दिया उन्होंने कि 67 के आइन का तो डूबकर शर्म से मर जाना चाहिए था। एक आमिर के आइन का हवाला दे रहे हैं आप, और वो हवाला क्या है, हम बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ये फैसले में आया है, इसलिए ये बात करना बहुत जरूरी है कि वो नाबीना शख्स के बारे में है जी जी, कि नाबीना शख्स अगर वोट देना तो चाहता है, हेल्प करने के लिए उसकी मदद की याद दी जाएगा, वहां सिक्रेसी नहीं रहेगी। लेकिन नासिर साहब अब ये मामला तो एक जानिब, अब देखते हैं कि अब देखिए, अब जिस तरह से अब कल की राय आई है, सब कह रहे फैसला नहीं है, राय है, तजवीज़ है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ये भी एक अहम चीज़ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इसको मानता है या नहीं मानता, तो ये भी हमने देखना होगा कि आज वो फैसला करता है। लेकिन कल सिर्फ अब जो एक दिन रह गया, ये टाइम बहुत कम है, बड़े फैसले तो जो होने थे हो गए, और जो कल होना है वो भी हो जाना है। ये क्या इलेक्शन कमीशन को कम टाइम नहीं रह गया? जी टाइम तो कम है, इंतखाब वक्त पे होना चाहिए। आप देखिए बात सुनिए, ये जो इंतखाबात है ना, ये इंतखाबात ज़मीर के पर भी होते हैं, ज़ाती पसंद पे भी होते हैं, नापसंद पे भी होते हैं। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट नाफिज नहीं होता, और यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन में लागू नहीं होती। जब डिस्क्वालिफिकेशन लागू नहीं होती तो वो ओपन हो, जैसे कि आज 3 अरकान है पीटीआई के प्लस आमिर लियाकत कह चुके हैं कि हम आपको वोट नहीं दे रहे भाई, जो करना है कर लें, आप डिस्क्वालीफाई तो नहीं कर सकते। वो जो आप जाएंगे कोर्ट में,
कहेगा मेरी ज़मीर की आवाज़ है, बिल्कुल आइन में लिखा हुआ है जी, तो ज़मीर की आवाज़ पे वोट दे सकता है वो तो आदमी। फिर इसका मतलब है अब कि ज़मीर पार्टी की आवाज़ को अगेंस्ट corruption वोट देना साबित तो करके- करप्शन के अंडर नहीं आता ना। और कल की राय में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मेक श्योर करे कि करप्शन ना हो, और करप्शन वही बात है जैसे पहली सलमान आबिद साहब involved आप कह रहे थे। थोड़ा सा अगर आप इस फैसले पे बोल लेना ना, जी, मुझे जी। फैसले पे इतराज़, फैसला नहीं बोलिए सॉरी, बोलिए। ये ओपिनियन दिया है, मुझे इस पे इतराज़ है। मैं जस्टिस याया आफरीदी के फैसले को कतई मानता हूँ कि ये रेफरेंस नाकाबिल समात है, इसमें कोई लीगल पॉइंट ही नहीं है, वापस कर दिया जाए। फैसला यही है मेरे नज़दीक, तो जिसको मैं आगे भी इस पे लिखूंगा मैं। बाकी फैसले यार आपसे पूछा गया था ना भाईजान कि क्या ओपन सेक्टर बैलेट हो सकता है, बिल्कुल आप कहते 226 के तहत नहीं हो सकता, सिर्फ ये जवाब था। आप इलेक्शन कमीशन में चले गए, आप आईनी इदारा हैं और एक आईनी इदारे से बात कर रहे हैं, और उसको बड़े बड़े लीजेंड एंकर जो हैं वो रात के प्रोग्राम में बैठ के 10:30 के बाद कहते हैं कि फैसला आ गया। भाई फैसला नहीं है, फैसला नहीं है, राय है। इंस्ट्रक्शंस नहीं है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकती, वो प्रपोजल दे सकती है और वो उसको मजबूत कर सकती है। लेकिन सलमान साहब आपका सुप्रीम पॉइंट कोर्ट जरा ने क्या रखिएगा किया? सामने इनके। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन के तमाम इख्तियारात लिख दिए जी, उनके पास अच्छा, है। नासिर और बेग देखिए, नासिर बेग साहब, ये थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन को नासिर बेग साहब थोड़ी सी वजाहत मुझे फरमा दे कि ये जो कल का फैसला है, इलेक्शन कमीशन को बताइए जो उसको ताकत मिली है नहीं। नासिर साहब, ये जो कल का फैसला है, असला का फैसला हाँ जी, मैं कह रहा हूँ ये जो कल का फैसला दिया है, अदालत ने राय दी है आपके बकौल, अब इस राय की बुनियाद पे क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन इसको मुकम्मल तौर पे रूल आउट कर देगा या कुछ ऐसे इकदाम उठाएगा जो कल के इंतखाबात में हमें नजर आएंगे? आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर हम देखें 4 दिन के अखबार तो इलेक्शन कमीशन ने कई इकदाम उठा चुके हैं। एक हल्फनामा है जी, करप्शन के बारे में, दूसरे कुछ निगरानी के चक्कर है, FIA से बात की उन्होंने, और अब वो बात कर रहे हैं नए बेल्ट पेपर के बारे में नागरा से जी क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी की मुझसे बात करें जी तो मुझे फिर ये आई, और बाद लोग तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए इस लफ्ज के इस्तेमाल पर, क्योंकि वो जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्शन रिजल्ट वाली मशीन थी 2018 में, उसका क्या हुआ? वो तो स्टेट ऑफ आर्ट थी ना, बिल्कुल वो तो ऐसी स्टेट ऑफ आर्ट मशीन थी कि उसका तो कुछ तोड़ ही, हम कहते थे हिंदुस्तान पीछे रह गया उससे, हम बड़े फख्र से बात करते थे। क्या हुआ? 2 घंटे बाद बैठ गई वो, या बैठा दी गई। जी तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ नहीं। मैं तो कहता हूँ आप देखिए, एक और दूसरी बात कि आपके पार्लियामेंट के अंदर सिस्टम लगा हुआ है, वो सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, जी, वो इस्तेमाल क्यों नहीं होता? यही तो वो मसला है। इस्तेमाल अब तक ऑपरेटिव क्यों फिर नहीं है वो इस्तेमाल हो गई तो फिर ट्रेसेबल हो जाएगा, फिर वही बात सामने आ जाएगी। जी सलमान आबिद साहब, आप कहना चाह रहे हैं? छोटी बातें, अगर हमारी सियासतदान जो है या हमारी हुकूमतें या अपोजिशन जमातें जो फैसले उनको खुद करने चाहिए, अगर वो ये फैसले खुद करने की बजाय सारा बोझ जो है वो अदालतों पे डालेंगे तो फिर इस तरह की कंफ्यूजन तो क्रिएट होगी ना। बिल्कुल, तो पहले तो अपने पॉलिटिकल पार्टीज अपना फेलियर माने, काम जो काम पार्लियामेंट उनका का था। पार्लियामेंट का था Exactly. उन्होंने नहीं किया, एक बात। दूसरी बात अभी आपने की ना कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है, देखिए तीनों बड़ी पार्टियां यानी PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर बकायदा ओपन बैलेट की हमायत की थी और कहा था ये कैसा असूल है कि एक बंदा हमारी टिकट पर इलेक्ट होके आए और पार्टी क़यादत के फैसले के बरक्स जाके वो वोट दे। तो आप देखिए तीनों जमातें ये चाहती थी कि ये फैसला हो। अच्छा, लेकिन अब जिस वक्त ये होना था तो फिर वो आपका डेफिसिट आ गया, पॉलिटिकल डेफिसिट। इश्यूज तो भी आ मुझे गए। ये लगता ये है कि आज इसका जो सबक है ना, इसका सबक ये है जो कल सुप्रीम कोर्ट का जो आप फैसला कह ले, उसको राय कह ले, फैसला ये है कि अगर पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपकी पॉलिटिकल पार्टियां, आपकी गवर्नमेंट, आपकी अपोजिशन पार्टियां अपने फैसले पार्लियामेंट में करें, सारा बोझ अदालतों पे डालेंगे, फिर अदालतों से जो फैसले आएंगे, राय आएगी, फिर हम उस तरह की डिबेट्स कर रहे होंगे कि उनको अपने दायरा कार से बाहर निकल गए, नहीं निकले। भाई आप अपने दायरा कार में रहे ना, जो कानून आपको इजाजत देता है आप उसमें फैसले करें। सलमान आबिद साहब, फिर इसका मतलब आप मान रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ऑन द फर्स्ट हैंड ये रेफरेंस दायर करके ही गलत किया था? ये सॉर्ट आउट पार्लियामेंट में होना चाहिए था पार्लियामेंट में, लेकिन जिस वक्त पार्लियामेंट में गया था उस वक्त धींगा मुश्ती हो गई, सारे आपस में लड़ पड़े और उसके बाद फिर वो चले गए ऊपर। अगर उसी वक्त इत्तेफाक हो जाता और हुकूमत पेश करने से पहले इत्तेफाक राय पैदा कर लेती तो मसला हल हो सकता। बिल्कुल, चुप्पाई साहब आप कुछ कह रहे हैं? मैं आइन साजी का एक बताऊं आपको उसूल क्या है कि आप पहले मशवरा करें, 2-3 हफ्ते तक बातचीत करें, फिर स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा बिल, स्टैंडिंग कमेटी के बाद वापस आएगा।
अगर ऐसा नहीं होता तो वो कानून नहीं है, जी वो अमरियत है, बिल्कुल अमरियत है। वो कानून सोच समझ के बनाता है। फिर एक बात मैं बार बार दरख्वास्त करता हूँ, करप्ट कौन नहीं है? मुझे एक बता दे नाम लेकर आप। लेकिन चुगताई साहब ये हल नहीं है ना कि कौन करप्ट नहीं है, करप्शन फिर होते रहने दी जाए, उसके ऊपर कुछ रोका ना जाए कोई। नहीं, आप करप्शन ना होने देना, पहले अपने आप को ठीक करें। आप अदालतों के बाहर गवाह बिकते हैं भाई। बेग साहब ये प्रैक्टिस शुरू हो गई ना, तो फिर अकाउंटेबिलिटी हो गई। खुद एहतसाबी की ना डेफिनेशन यहाँ किसी को पता है। एक को टारगेट करना, किसी एक को टारगेट करना इंतहाई बड़ी। लेकिन बेग साहब अगर सामने वीडियोस आ जाएं, पैसों का लेन देन सामने आ जाए। नाम है, मैं पासपोर्ट लेने जाता हूँ अपना, मुझे वो जानता भी है, फिर भी कहता है 3000 रुपए दे। सही है बेग साहब, ये तो सिस्टम आवे का आवा ही बिगड़ा है ना। हर कोई अपने अपने लेवल पर करप्शन का मुस्तकिब भी होता है। तो मुझे नसीहत क्यों कर रहा है बेग साहब? वो इसलिए बेग साहब, लेकिन देखें जो वीडियो सामने आ गई, जो मामला सामने आए हैं, पैसों का लेन देन जिनको बुक्स कहा गया था, वो सारा मामला एक तरफ है। अब इसको खत्म करने के लिए, क्योंकि इससे मुल्क की किस्मत जुड़ी है, कानून साजी होनी है, असेंबली में लोगों ने बैठना है, सेनेट में बैठना है, तो फिर क्या उनके लिए इलेक्शन कमीशन को ऐसा कोई मामला नहीं देखना चाहिए कि इस प्रैक्टिस को रोका जाए? मैं अर्ज करूं कि अगर मैं मिसालें देने पर आ गया, सरकारी मिसालें, ऑफिशियल हैंडआउट, तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे। कौन कौन गिरफ्तार हुआ, किस तरह गिरफ्तार हुआ, जिसकी खबर तक नहीं है, और कितना बड़ा जुर्म था उसका, ठीक, और कितने अर्से तक सर्विस करता रहा, वो काम करता रहा। लेकिन बेग साहब कथा कलामी माफ कीजिएगा, लेकिन ना डरे, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि किसी एक को टारगेट ना करें, सियासत ठीक है, लेकिन मेरी एक गुजारिश है, 2 wrongs does not make 1 right। ये याद रखिए। जी, बात कर रहा हूं कि जिस किस्म से सबको ठीक करना पड़ेगा आपको, एक गाय को सेनेट की, आपको नए रूल ऑफ गेम्स बनाने पड़ेंगे। आपको इसके अंदर जितनी भी बैड प्रैक्टिसेस है, इसको आपको दुरुस्त करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपकी डेमोक्रेसी जो है वो अपनी लेजिटिमाइज पोजीशन नहीं बनाएगी। अब देखिए दुनिया में तमाशा बना हुआ है। अच्छा जी, ये पार्लियामेंट पाकिस्तान के अंदर है, वहां तो लोग पैसे देके अपने वोट खरीदते हैं, वोट लेते हैं। इस परसेप्शन से निकलने के लिए आपको नए रूल ऑफ गेम बनाने पड़ेंगे और नया तरीकाकार वजह करना पड़ेगा। मैं अपने अगले सवाल की तरफ जरूर आना चाहूंगी, जो हमारा अगला टॉपिक भी है, जो हम डिस्कस भी कर रहे थे कि कल सेनेट के इंतखाबात हैं, और उसमें सिंध की इंपॉर्टेंस अब ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ तो बौखलाहट का शिकार नजर आ ही रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कल जैसे उन्होंने कहा कि हमारे 3 अराकीन अगवा कर लिए गए, 2 की वीडियो सामने आ गई, जी हम अगवा नहीं हुए, हम वहीं पर हैं, हम नहीं मिलना चाहते, हम नाराज हैं, हम वोट नहीं देना चाहते। अब ये सिंध के ऊपर, सिंध हुकूमत के ऊपर वो इल्जाम लगा रहे थे, बेसिकली पीपल्स पार्टी के ऊपर। तो क्या एक्सपेक्टेड है कल के दिन में, अगर हम सिंध से बात करें कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या होगी? तो पीटीआई के अंदर जो है ना 2-3 ग्रुप है। एक ग्रुप है जिसको असद उमर लीड कर रहे हैं, एक ग्रुप है जिसको गवर्नर साहब लीड कर रहे हैं, फिर उनके अपने अंदर वो जो अलीम आदिल शेख है उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है, ये उसकी रिफ्लेक्शन है। मुझे लगता है कि सिंध के अंदर एक आध सीट पीपल्स पार्टी ज्यादा जीत सकती है। इस दाखिली इख्तिलाफ की वजह से पीटीआई के अंदर जो दाखिली इख्तिलाफ है उसका फायदा अपोजिशन उठा सकती है। अब्दुल साहब के ऊपर जो मामला आ रहा है उसकी वजह से। नासिर बेग चुगताई साहब, आप कैसा देखते हैं इसको? सिंध में तो मेरा ख्याल है कि बड़ा डेंट पड़ेंगे अपोजिशन को, क्योंकि जो अपोजिशन ने एक बेहुदा तरीक़ेकार अख्तियार किया है उससे उसका बड़ा नुकसान हुआ है। पीटीआई ने अपने अराकीन के साथ जो कुछ किया, मतलब वादे करते रहे, 2.5-3 साल तो हमें भी हो रहा है ना दिखते हुए, कराची से भी वादे करते रहे, सिंध के लोगों से भी वादे करते रहे, दिया कुछ नहीं, ना बात करते थे। अब अभी तो पहुंचे प्राइम मिनिस्टर साहब, 2 रोज तक जीनत बख्शेंगे वो चैम्बर को अपने, खाली पड़ा होता, साफ भी होता शायद वो, तो वो 2 रोज वहां बैठेंगे, हर काले पीले से मिलेंगे। पहले वो काले से नहीं मिलते थे, पहले वो सिर्फ सही है, जरूरी भी होता है ना चुगताई साहब, इलेक्शन कैंपेन थी रात तक, तो फिर ये तो हक है सभी का, क्योंकि गिलानी साहब ने भी तो खत लिखा है वही मसला तो है ना, पार्लियामेंट आया करो ना भाई कभी कभी। कल के नताइज के बाद एक बड़ी लड़ाई जो है ना, पूरा करें भाईजान कि आप बुध को आएंगे और सवालों के जवाब देंगे। कल के नताइज के बाद एक और लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, वो है चेयरमैन सेनेट का इंतखाब। यानी अपोजिशन जमातें चाहेंगी कि वो अपना चेयरमैन सेनेट लाएं और हुकूमत चाहेगी कि वो अपना चेयरमैन सेनेट लाए। तो अब आप देखिएगा कि कल के बाद एक नई लड़ाई जो है वो हमें चेयरमैन सेनेट के इंतखाब चेयरमैन है ना जी, अभी हुकूमत का तो अपना चेयरमैन है ना यार।
जी जी चुगताई साहब, और क्या चाहिए वो? अभी तो सेनेट के चेयरमैन होना है, दोबारा से मैं नाम नहीं पूछूंगी आपसे, फिर आप कहेंगे घबराओ मत, दोबारा से तहरीक आ जाएगी। चुगताई साहब जाते जाते ये बताइएगा कि जो बातें की जा रही थी MQM, काफ लीग, GDA, BAP, ये तमाम हुकूमत से अलहदा होकर वोट डालेंगे, आपको लग रहा है कल ऐसा कुछ होने वाला है कि जो इत्तेहादी हैं वो इत्तेहादी रहेंगे? मैंने एक जुमला, कल रात को 7 या 8 घंटे तक मीटिंग चली है MQM की। उसके बाद मैंने एक जगह था, मैंने कहा कि एक बुजुर्ग का फोन आया, उनका चलो इस बार तो वोट दे दो PTI को, अगली बार देख लेना। तो वही जुमला कायम खानी साहब ने ऑन एयर कह दिया कि इस बार तो PTI को दे रहे हैं वोट, मतलब पाकिस्तान की सियासत ने फोन किया, अगली बार कुछ नहीं कर सकते। चलिए जी, इस बार का मतलब डिसाइड हो गया, मतलब इस बार का डिसाइड हो गया। एक बात बताऊं, एक बात बताना चाहता हूँ कि 181 वोट होते हैं हुकूमत इत्तेहादी पार्टी के, जी जी ठीक है, शायद 181 है। अगर ये 170 175 हो गए जी तो हुकूमत इत्तेहादी जमात को इखलाकी शिकस्त होगी। सही, मतलब लेकिन यहाँ इखलाकी शिकस्त की कोई अहमियत नहीं रहती चुगताई साहब, ये आपको भी पता है। इखलाकी नहीं है। वो जो खत लिखा था यूसुफ गिलानी ने, कितना खूबसूरत खत है वो यार, मैंने फेसबुक पे लगाया हुआ है अपनी, उसका जवाब क्या दिया प्राइम मिनिस्टर ने आमिर डोगर को, जब उसने कहा वो खत अभी आया है उनका, तो उन्होंने कहा कि NRO मांग रहे हैं। बिल्कुल, भाई वो आपसे वोट मांग रहा है, जी आप NRO मांग रहा है। ऑपोजिशन के उम्मीदवार हुकूमत के वजीर आजम से वोट मांग रहे हैं, तो फिर जवाब तो बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन ये मेरे ख्याल से जमहूरियत का हुस्न भी होता है, और मुझे एक्चुअली वो खत अच्छा लगा कि आपने तमाम लोगों को खत लिखा। मैं तो इसको एक पॉजिटिव जेस्चर के तौर पे देखता हूँ, और ये राइट होता है कैंडिडेट का कि वो हर बंदे से, चाहे हुकूमत में शामिल है, इट्स नॉट अ बैड थिंग, कोई इशू नहीं है, उसको इस तरह से ना देखे, पॉजिटिव चीज है। सवाल सिर्फ ये है कि जो अभी आपने कहा है कि क्या जो जरदारी साहब का कार्ड था कि गिलानी साहब को जिताने का, अब वो किस हद तक वैलिड है, पता लग जाएगा। लेकिन आरिफ साहब आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है सलमान साहब, कि कल के बाद एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा कि अब जो है वो चेयरमैन सेनेट किसका होगा। बहरहाल जी, इस टॉपिक को कल के लिए ही उठा रखते हैं और आज सिर्फ सेनेट इंतखाबात पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर शहर, बागों का शहर इसको कहा जाता है, लेकिन अब अफसोस के साथ हमने ये देखा कि गुज़िश्ता चंद माह से जब से प्राइवेट कंपनी, टर्किश कंपनीज का मसला हल नहीं हो सका, तो उसके बाद जब लाहौर की लोकल गवर्नमेंट के पास ये जिम्मेदारी आई, तो फिर कचरे के ढेर हमें हर तरफ नजर आए, दावे भी नजर आए, दावे किए भी गए, और थोड़े दिन के लिए ऐसा लगा कि काम हुआ है, लेकिन दोबारा से एक दफ़ा फिर लाहौर की सड़कों पर कचरा है और लोग इस वक्त परेशान। कचरा नहीं है जी, कचरे के पहाड़ हैं, कचरे के ढेर हैं और ताफुन की स्मेल आ रही है। ये सूरत हाल आप देखिए, कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे आपके लाहौर शहर की मिसालें जो पूरे पाकिस्तान में दी जाती थी, कराची में दी जाती थी साफ सुथराई पर, उसकी सूरत हाल सॉरी ऐसी हो जाएगी। 31 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और आज 2 मार्च है, लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नया हो ही नहीं सका। सिर्फ ये बताया जा रहा है जी हम वी आर इन द ट्रैक ऑफ दैट कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी, लेकिन चीजें सेटल डाउन हो नहीं रही। इस पर हम बात करेंगे। लाहौर से हमारे रिपोर्टर दुरे नायाब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम दुरे नायाब। दुरे नायाब, आप तक आवाज आ रही है? जी 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 आवाज आ रही है। बिल्कुल दुरे नायाब, ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं शहर लाहौर की, ये एक बार फिर से वो जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था और जनवरी के 10-15 दिन थे और शदीद कूड़ा सड़कों पर नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा है हम दोबारा उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा सा सेटलन हो गया था। वजीर आला ने नोटिस दिया, कूड़ा उठाया गया, कोशिश भी की जाती रही कि बैकलॉग भी खत्म करे। अब कॉन्ट्रैक्ट नया भी नहीं हुआ, सूरत हाल फिर वही पुराने जैसी हो रही है। 8 रोज कबल ये जो टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जिसमें रेंटल मशीनरी लेनी थी, रेंटल मशीनरी को 40 रोज के लिए इस्तेमाल करना था और तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा इस पे खर्च आ रहा था, वो तो एक्सपायर हो गया। 8 रोज इसको हो गए हैं। 8 रोज से लाहौर शहर में बतदरीज इतनी खराब सूरत हाल हो गई है जो हमने कभी पहले नहीं देखी थी, और नया कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया जा रहा। अब CEO ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए रेंटल मशीनरी का एक्सटेंड किया है कॉन्ट्रैक्ट कुछ दिन के लिए, और कहा जा रहा है जी कि कल से हालत बहुत बेहतर हो जाएगी, लेकिन ये कोई परमानेंट हल नहीं है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में चेयरमैन इस्तीफा दे चुके हैं, बोर्ड के दीगर मेंबर्स भी इस्तीफा दे रहे हैं, और लड़ाइयां जो है वो इस कदर अरूज पे पहुंच चुकी हैं कि कंपनी जो है वो तो तबाही के दहाने पे है, लेकिन लाहौर शहर की सफाई जो है वो भी तकरीबन खत्म हो चुकी है। ये आप बताइएगा दुरन आप कि आपने कहा कि जो इस वक्त अहदेदार हैं वो भी उनको मुअत्तल भी किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, कोई इस्तीफा दे रहा है, आपस की लड़ाइयां हैं, तो इस वक्त हल क्या निकाला जा रहा है? कुछ CM साहब नोटिस ले रहे हैं क्योंकि ये मामला बड़ा बिगड़ता जा रहा है। देखिए जी, 31 दिसंबर के बाद वज़ीर आला ने
सूबाई वजीर सनअत तजारत मियां असलम इकबाल को इजाफी तौर पर ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो लाहौर की सफाई को देखें और बतदरीज सफाई बेहतर भी होना शुरू हो गई थी। ये महीना निकला, 1.5 महीने के बाद इख्तलाफात इस कदर अरूज पे पहुंच गए कि फिर आपने आगे देखा कि चेयरमैन लाहौर वेस्ट कंपनी ने सूबाई वजीर और सूबाई वजीर ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन के खिलाफ एक दूसरे को खत भी लिखा और आगे जो है वजीर आला तक और वजीर आजम तक ये बातें पहुंच गई। अब इस सारी सूरत हाल पे लाहौर शहर में जो 5,500 से 8,000 टन रोजाना वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, उसको कौन डंप करेगा, कहाँ पे लेके जाया जाएगा, किस तरह से उसको ठिकाने लगाएंगे और मैकेनिज्म जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का बनाया जाना था वो कहाँ गया। ये तो हुकूमती रिट और हुकूमती दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। फिर तो साबित हो गया कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को कंपनी बोर्ड पर ही चलाया जा सकता है। सरकार इस काबिल नहीं है, सरकार इस तरह इस्तेगात नहीं रखती कि वो कंपनी को चला सके। अब ये दावे जो है हमें ओपोजिशन के नजर आते हुए, अब आप ऐसा क्यों नहीं कह रहे कि सरकार इस काबिल भी है, सरकार इस अहल भी है कि तमाम मामला ठीक किया जाए, प्रायोरिटीज नहीं है? ऐसा भी लग रहा है सिमल के प्रायोरिटीज नहीं है और जानबूझ के जो कंपनी के अंदर माफिया बैठा है, जिनके ऊपर केसेस है, जिनके ऊपर नैब इंटीग्रेशन की इंक्वायरियां पेंडिंग है, इंटरनल इंक्वायरियां पेंडिंग है, फाइनेंसिक ऑडिट के अंदर जो उन पे जिम्मेदारियां आती है वो भी नहीं निभाई जा रही। तो कंपनीज तो चाहेगी कि कंपनी को बरकरार रखने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल किया जाए, इसमें सरकार नाकाम दिखाई दे, लेकिन सरकार भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। दो दिन आप जाते जाते ये बताइएगा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट की दोबारा से जो डेट दी गई है कि कोई दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, कोई नए कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाएंगे, कुछ कहा गया इस तरह? जी बिल्कुल नहीं, अभी तो प्लानिंग है। कभी कहते हैं 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कभी कहते हैं 7 साल का करेंगे, कभी कहते हैं टेम्परेरी करेंगे, कभी ये कहा जाता है जी मशीनरी रेंटल ली जाएगी, कभी ये कहा जाता है कि लाहौर वेस्ट कंपनी अपनी मशीनरी खुद परचेज करेगी। तो अभी तो बोर्ड ही अबूजर ठीक तरह से अभी तक बोर्ड ही डिसाइड नहीं कर सका। दुरनायाब आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन अफसोस है कि वो पोश एरियाज, वो मॉडल सड़कें जो इतनी साफ हुआ करती थी कि आपको गुमान होता था कि क्या जबरदस्त सिस्टम यहाँ पर चल रहा है, लेकिन वो पूरे का पूरा सिस्टम बुरी तरह नाकाम हो गया, गवर्नमेंट फेल हो गई और लाहौर बिल्कुल कचरादान बन गया। बिल्कुल, अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे और सेनेट इंतखाबात पर हम बात कर रहे थे। अक्सर मैं और अबूज़र तो ये भी सोच रहे होते हैं कि हम टॉस करके ना गेस करते हैं और फिर अपना अपना कैंडिडेट चूज कर लेते हैं और देखते हैं जैसे हम टीम्स में करते हैं कि क्या होगा, लेकिन ऑब्वियसली टेंशन और एंजाइटी जो है वो बहुत ज्यादा पीक पर है कि कल के इलेक्शन में जो टफ कॉम्पिटिशंस हैं उसमें रिजल्ट क्या आएगा। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जो एक चीज नजर आई, इंपॉर्टेंट नजर आई है, वो सारे सूबों के इलेक्शंस अपनी जगह सेनेट के और जो कौमी असम्बली में यूसुफ रज़ा गिलानी और रफ़ीक शेख साहब के दरमियान जो मुकाबला है उसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह बहुत ज़्यादा हो चुकी है। क्योंकि ऐसे लग रहा है क्योंकि अगर इन दोनों के दरमियान अगर यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन ये जीत जाते हैं तो फिर हुकूमत के लिए आइंदा आने वाले दिनों में टफ टाइम मजीद PDM लेके आ सकती है, मजीद अदम एतमाद की तहरीक सामने आ सकती है। तो इसलिए इसकी जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले 48 घंटों में कहां पर करवट बैठता है ये ऊंट। लेकिन एक चीज तो नजर आई है कि सेनेट के इलेक्शंस की जो हाइप है वो खासी अब बन चुकी है। बिल्कुल खासी बन चुकी है और इस पर हम बात भी करेंगे। हमें PMLN से ज्वाइन किया है डॉक्टर असद अशरफ ने, सेनेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाल है आपके? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का बड़ा करम। सबसे पहले तो हम सेनेट इंतखाबात पे बात कर लेते हैं कि इस दफा थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है, खास तौर पर ये जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया था उसके बाद और फिर जब सुप्रीम कोर्ट की राय भी आ गई और उसमें जो राय दी गई, इलेक्शन कमीशन अब डिसाइड करेगा कि कल का इंतखाब कैसे होगा। तो ये एक नया मोड़ है जो हम देखने में आ रहे हैं कि अभी तक कंफ्यूजन ही है कि कल का इंतखाब कैसे होगा। देखिए 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन के बाद से आज तक कंफ्यूजन में ये है और ये हुकूमत भी यही वजह है कि बार बार पार्लियामेंट को छोड़कर सदारती ऑर्डिनेंस और रेफरेंसेस मल्टीपल कोर्ट्स में लिखे गए और जो के बाद वहां से वो मुस्तरद हुए हैं। ये कंफ्यूज है। अभी आप देखेंगे कि कल के ये जो रेफरेंस का आया है कि ओपन बैलेट या खुफिया होगा, ये आइन के तहत है। उन्होंने कहा सवाल यही पूछा गया था कि क्या ये सीक्रेट बैलेट के तहत होगा या इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत होगा। तो उन्होंने मेजॉरिटी ने ये कहा कि ये जो है ये आइन के तहत होगा और जो कि सीक्रेट बैलेट है। जैसे आपने कहा कि बड़ी अगले चंद घंटों में और बड़ी वो तफरी है, कंफ्यूजन है और दिलचस्पी भी है। इलेक्शन की दिलचस्पी उस वक्त होती है जब वोट सीक्रेट हो। अगर जीतने वाले का पहले ही पता हो,
आखिरी वोट काउंट ना हो जाए, और यही इस इलेक्शन की खूबसूरती है। और इसी तरह लेकिन असद वो तो खूबसूरती अपनी जानिब और उसके हवाले से राय भी आ गई कि ये सीक्रेट बैलेट ही होगा, लेकिन साथ जो इंपॉर्टेंट राय एक और है जिसमें डायरेक्शंस भी नहीं हम कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट की गई है कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा हिदायत किया है, ऐसा डायरेक्ट किया है या फिर ये तजवीज़ दी है इलेक्शन कमीशन को। आप इसको कैसे देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन अब क्या फैसला कर सकती है और इसका इम्पैक्ट आपके इलेक्शन पर क्या पड़ सकता है? देखिए, उन्होंने एक ऐसी बात कही है कि मैं क्योंकि डॉक्टर हूं तो मैं ये कहूँगा कि अगर हाइपरटेंशन का कोई मरीज है तो वो ये कहे कि मुझे ब्लड प्रेशर भी ना हो और मैं बेतहाशा सॉल्ट खाऊं, और अगर ओबेसिटी का है तो वो कहे कि मुझे इजाजत दी जाए कि मैं जितनी मर्जी चर्बी है और वो बद परहेजी करता रहूं। शुगर का मरीज जो है वो मीठे को ऐसे खाए जैसे हलवा रोज खाए, तो इस तरह नहीं होता। ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब बना था कि सीक्रेट बैलेट होगा तो उस वक्त का रेफरेंस नहीं दिया गया है, उन्होंने रेफरेंस दिया है आप देखें नियाज अहमद और अजीजुद्दीन का 1967 जब के उस वक्त का मार्शल यूप का मार्शल था जिसने कायदे आजम की बहन को जो है गद्दार करार दे दिया था और उन्हें आजादी से बोलने का मौका नहीं दिया था और सियासी एक्टिविटी करने का मौका नहीं दिया। तो ये जो है उनकी ऑब्जर्वेशन है, ये उस सवाल से हट के है जो हुकूमत ने सदारती रेफरेंस से पूछा था। और ये उन्होंने बिल्कुल ठीक बातें की है क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम ही यही है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाया जाए जिसमें सबको एतमाद हो और उसके लिए इक़दामात करना और नई नई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करना बिल्कुल ठीक है। देखिए, उस जमाने में नजरिया जरूरत चलता था 60s में, अब नहीं चलता। नई टेक्नोलॉजीज आ गई है। 2018 में RTI को बिठा दिया गया, फॉर्म 45 नहीं दिए गए। तो टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल, आज मैं आपसे स्काइप पे बात कर रहा हूँ, पिछले 10 सालों पहले ये बात नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक वगैरह चीजें नहीं थी। तो टेक्नोलॉजी का वक्त के साथ साथ करना भी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब क्या ट्रांसपेरेंसी जो है इलेक्शन में, जो इन्होंने हुकूमत ने अपनी वीडियो खुद बनाई हुई, खुद पैसे दिए हुए, यहाँ मसला ये नहीं है। आप कल देखेंगे कि यहाँ पर ये PTI और वजीर आजम कल ये कहेंगे तकरीर करके कि मुझे पिछली हुकूमतों की वजह से मेरे MNAs और MPAs जो है मेरे वफादार नहीं रहे और उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, जबकि अपनी नाअहली और अपने वादे और अपने ही लोगों से किए हुए जो है, आपने वीडियोस देखी होंगी, MPAs जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम अगवा हो गए हैं, अगवा कर लिए हुकूमतों ने मुख्तलिफ ऑपोजिशन पार्टीज की जहां हैं, लेकिन वो मीडिया पे आके साफ कहते हैं कि हम नाराज हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब नून लीग की पोजीशन वाज़ेह कर दीजिएगा डॉक्टर साहब कि अगर आपने कहा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए और वक्त के साथ साथ इनोवेशन होती है, आप तब्दील करते हैं तरीकेकार, लेकिन गवर्नमेंट इसको इंटरप्रिटेट कर रही है ट्रेसेबल वोट से, काबिल शनाख्त वोट से, बैलेट के बाद यानी कि इंतखाब के बाद। क्या मुस्लिम लीग नून इस चीज से अग्री करती है? देखिए, मुस्लिम लीग नून हर उस चीज से एग्री करेगी जो वोट को और वोटर को इज्जत देगा, सही, और उसके लिए कोई भी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन इसके एक फोरम होता है। आप देखिए ना कि हुकूमत की बदनीयती किस किस्म की है। कभी इन्होंने पार्लियामेंट में आके किसी वजीर मशीर MNA ने नहीं ये बात की कि हम ये बिल लाना चाहते हैं। ये एक आइडिया फ्लोट किया जाता है असेंबली में, कोई रुकन जो होता है या कोई पार्टी जो होती है कि जी ये माशरे के, ये हमारे मुल्क के मसाइल हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको किस तरह रिड्रेस होना चाहिए, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कोई भी मकतबा फिक्र का हो, उसमें फिर बिल लाया जाता है। उससे पहले एक आइडिया फ्लोट किया जाता है, फिर देखते हैं कि उसमें पार्लियामेंट में राय क्या आ रही है और फिर उसको कौमी असेंबली में या सेनेट में पेश किया जाता है, जो कि फिर हमारी जो इफेक्टिव सबसे ज्यादा जो पार्लियामेंट की इफेक्टिव चीज है वो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं जिसमें ये बिल और इस तरह के मसाइल डिस्कस किए जाते हैं। वहां तक तो बात ही नहीं पहुंचती, ना वहां तक आती है। रात जो है ऑर्डर किया जाता है कि विद इन 24 आवर्स सेशन कॉल किया गया, वहां पे ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री आ जाती है, वहां पे ऑर्डिनेंस पे डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल मुनासिब है कि ये तरीकाकार ये होता है कि बाईवे और हाईवे
इस तरह नहीं चलता। ये जमहूरियत है, ये 22 करोड़ अवाम का एटमी ताकत का, जोहरी ताकत का मुल्क है और यहाँ पे बाशऊर लोग रहते हैं। असद अशरफ साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि तरीकाकार है, कौमी असम्बली में एक कानून या तरमीम करने के लिए आइन में कोई तरीकाकार है वो अपनाया नहीं गया, इसलिए इसमें ये मामला देखने में आया। लेकिन अब ये मामला हो गया, अब देखते हैं आज इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करती है, जो कि तजवीज़ दी गई है सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में, और जो भी तजवीज़ है उस पर किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है। लेकिन अब अगर हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हुए मामले पर डिस्कस करते हुए देखें कि कल जो होने वाला है इलेक्शन अगर इसी तरीके से होता है जो कि ऑलरेडी है, तो आपके उम्मीदवार भी यूसुफ रज़ा गिलानी है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। आप बताइएगा, पंजाब में तो आपने सेटलमेंट कर ली, अब जो कौमी असम्बली की सिचुएशन है जहाँ पर जनरल इलेक्शन की बड़ी जनरल सीट की बड़ी सीट है, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, कितने नंबर्स प्लस माइनस हो सकते हैं कि आपने जो काउंटिंग कर रखी है, जो मुलाकातें हुई हैं नून लीग की, पीपल्स पार्टी की और दीगर जमातों की, कितना फ़ायदा नज़र आता है आपको? देखिए, हम लोग सियासी लोग हैं और हम असेंबली में ओपोजिशन से सारे हमारे पुराने दोस्त यार, कोई सूबाई असेंबली में है, कोई पार्टीज में रहा है, तो उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं और हमें उनकी पता है कि वो, हम जानते हैं कि वो इस हुकूमत से किस किस्म की एक्सपेक्टेशन लेके यहाँ आए थे या किस वजह से यहाँ आए थे, और वो 2.5 साल हो गए या 3 साल उसके पूरे नहीं हो रहा। अब उन्होंने इलेक्शन में दोबारा जाना है, अभी तक वो अवाम में नहीं जा सके। कोई ऐसी कारकर्दगी किसी वजीर मशीर MNA MP के पास ऐसी नहीं कि वो अपने हल्के में जाके ये कह सके कि जनाब हमारी हुकूमत ने पिछले 3 सालों में ये काम किया है। ये हेल्थ कार्ड का बड़ा जिक्र करते हैं, ये वही सेहत कार्ड है जो नवाज शरीफ दौर का शुरू हुआ था। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम चेंज करके एहसास प्रोग्राम कर देते हैं। ये रिवर रावी का प्रोजेक्ट जो है पिछली हुकूमत का है, उसको जो है अपने क्रेडिट में ले लेते हैं। कोई बताएं तो सही कि इन्होंने क्या किया। एक इनसे BRT नहीं बनी, माला जब्बा केस जो है वो आपके सामने है। वो जो बिलियन ट्रीज है उस पर सुप्रीम कोर्ट और दूसरे इदारों की जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं और जो लोगों की है वो आपके सामने है। तो ये बुरी तरह नाकाम हुई है क्योंकि ये लेकिन क्या आप ये मानते हैं डॉक्टर साहब कि चूंकि हम सिर्फ सेनेट इलेक्शंस की ही बात कर रहे हैं तो उसमें ऑपोजिशन की हिकमत अमली नाकाम हो जाएगी अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जीत नहीं पाएंगे? देखिए, इलेक्शन का मैंने जैसे कहा कि इसको कहते हैं इलेक्शन लड़ना, और हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश पूरी यही होगी कि हमारा PTM का कैंडिडेट जो है वो जीते, और उसकी वजह से फिर सियासी घुटन जो है और जो इस वक्त मुल्क में इंतशार है सियासी, वो आगे जाके कंसेंसस से एक कंसेंसस बिल्ड करके तमाम सियासी पार्टियां जो है मुल्क के निज़ाम को किस तरह चलाना है, क्या तरामीम करनी है, ये वे फॉरवर्ड का एक बेहतरीन मौका है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तानी अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कल उन्होंने उन पाकिस्तानी अवाम की रिप्रेजेंटेशन को आगे डॉक्टर साहब वफाक में डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया है कि आपको उम्मीद है अपने तमाम कौमी असम्बली के मेंबरान से। अब एक जानिब तो उम्मीद PDM से आपको है ही क्योंकि वो आपको सपोर्ट करेगी और तमाम जो कैंडिडेट हैं वो सभी को उसको सपोर्ट करेंगे। अब दूसरी उम्मीद अब बनती है जब इत्तेहादियों से आपको उम्मीद हो कि वो भी आपके साथ वोट देंगे और गवर्नमेंट को उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इत्तेहादियों में कुछ नंबर्स आपने कुछ इंश्योर किए हैं? क्योंकि कल तो ऐसा लगा कि MQM इसके अलावा GDA BAP तमाम पार्टीज गवर्नमेंट के साथ खड़ी हैं, तो नंबर्स तो कुछ नज़र नहीं आ रहे डिफरेंट होते हुए। देखिए, ये प्रिजम्पशन एजम्पशंस और ये आपने देखा यहाँ पर सीनियर एलिमेंट्स जो अपर हाउस के थे वो 64 खड़े हुए, 5 मिनट तक खड़े हुए। ऑफिशियल उनकी फोटोज खींची गई, वीडियो बनी, दुनिया ने देखा, सहाफियों ने देखा, आप लोगों ने देखा, मीडिया ने देखा। लेकिन जब आप खुफिया बैलेट में गए तो फिर अपने ज़मीर और अब उसके हिसाब से वोट दिया। कल भी इंशाल्लाह इसी किस्म का होगा। हर आदमी फ्री है, आपने सुन लिया, किसी की कोई जो है बाइंडिंग नहीं है आईनी कानूनी या पार्टी एक्ट में, वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दे सकता है। और यही वजह है कि यहाँ पर सेनेट के इलेक्शन में उन लोगों को भी इलेक्शन लड़ने का हक है जिनका एक प्रपोजर और एक सेकेंडर होता है, चाहे वो पार्टी के हो या ना हो। और पिछले इलेक्शन में आपने देखा एक सिंपल MPA मोहसिन लगारी पंजाब असेंबली में हमारे
24-25 वोट एक्स्ट्रा थे, हमने मजाक मजाक में उन्हें खड़ा किया और वो वोट दिए, और उसके बाद उन्होंने पूरी असेंबली से सेकंड प्रेफरेंस के वोट लेके एक बड़ी पार्टी के तो आप ये कह रहे हैं कि बड़ा हरा दिया। जी जी डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि अपसेट हो भी सकता है सामने कैमरों के और आपस में बात करते हुए तो सब एक साथ बैठ जाते हैं, लेकिन अंदर बैलेट के अंदर जाकर किसके ऊपर ठप्पा लगाते हैं, ये जमीर की आवाज होती है। लेकिन जमीर की आवाज के अलावा और भी बड़ी आवाजें होती हैं डॉक्टर साहब, वो हमने वीडियोस में भी देखी हैं, वो हमने बातें करते हुए भी देखी हैं। बहरहाल कल देखते हैं होता क्या है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शन कंटेस्ट करना इज द प्राइम पर्पस, और हम मतलब उन्होंने कहा कि हम एज ऑपोजिशन अपो के कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब नतीजा जो है वो इनकी उम्मीद पर आता है या गवर्नमेंट की उम्मीद पर आता है? जो इन्होंने कही कि सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में ज़मीर की आवाज़ थी, तब ये ज़मीर की आवाज़ थी या नहीं, और इसको क्या रेट किया गया था, ये भी आप सबको याद है, क्योंकि तब जब पीपल्स पार्टी नून लीग के अरकान ने असेंबली में जाकर अगेंस्ट वोट दिया विल के, तो फिर उनको क्या इल्जामात का सामना था, ये भी सबने देखा। आप सोच नहीं रहे कि मैं हंसी क्यों ज़मीर की आवाज़ के ऊपर? मुझे चुगताई साहब के कमेंट से याद आ गए। नहीं, मुझे असल में चुगताई साहब के कमेंट से याद आ गए कि ये जो ज़मीर भाई है ना, ये कभी किसी से मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, कभी क्वारंटीन होते हैं, कभी वर्क फ्रॉम होम होता है। एनीवेज जी, हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। बात हो रही है सेनेट के इलेक्शन की। 3 मार्च, वक्त अब कम रह गया है और ऐसे लग रहा है यूसुफ रजा गिलानी साहब, जिन्होंने कल भरपूर इत्तेहादी मुहिम का अपने इख्तिताम किया था, यूसुफ रजा गिलानी ने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन भी की है, उनके साथ जो इत्तेहादी हैं उनके PDM के वो भी काफ़ी एक्टिव नजर आए, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी हमें ऐसे लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंट है कि उनके इत्तेहादी वहीं पर इंटैक्ट हैं। अब ये तमाम मामले पर हम बात करेंगे। सहर कामरान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अस्सलाम वालेकुम सहर साहिबा। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सहर साहिबा, अब वक्त तो ऑब्वियसली कम है, अब राय भी आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की, कल सेनेट का इलेक्शन प्रोबेबली अब हो जाएगा, और यूसुफ रजा गिलानी जो कि अहम इस वक्त सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, मैंने तो कल भी यही बात की थी और मैं आज भी यही बात करूंगी कि अगर सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब का कैंडिडेट सामने रखें, उनकी शख्सियत को सामने रखें, उनके जो सियासी कैरियर है, जिस तरीके से उन्होंने एज ए स्पीकर हाउस चलाया, जिस तरीके से वो मुतफ़िका तौर पे वजीर आज़म मुंतखब हुए और जिस ऐसा तरीके से वो सबको साथ लेके चले, उनकी जो रवादारी है, उनका जो एहतराम है, तो मेरे नजदीक तो आज भी मैं वही बात कहूंगी कि मैं सैयद यूसुफ रजा गिलानी को उनकी जीत की पेश की मुबारकबाद दूंगी। मुझे मालूम है कि जो है वो इस वक्त हुकूमत जो है वो बुखलाई हुई है और वो बुखलाहट नजर आ रही है, यानी उनके अपने मेंबर्स उनसे भाग रहे हैं, वो बुखलाए में है, वो अपने मेंबरों को जबरी कैद में रख रहे हैं, यानी वो तो उन्होंने तो वहां पे होटल्स में कमरे लेके जबरदस्ती जो है वो खवातीन मेंबर्स को भी और जो है दूसरे मेंबर्स को भी इन्होंने कमरों में रखा। इनको डर है कि ये मेंबर्स आएंगे नहीं वोट कास्ट करने, ये भाग जाएंगे। तो देखिए, जहां पे इतना खौफ हो, जहां इतनी परेशानी हो, जहां इतनी बुखलाहट हो, तो मैं नहीं समझती कि इस ज़हनियत के साथ कोई इलेक्शन जीता जा सकता है। हमने तो नहीं कहा था कि आप ऐसे कैंडिडेट्स लेकर आए जो मुतनाज़ा हो, हमने ये भी नहीं कहा था कि आप अपने जो है वो मेंबरों को नजरअंदाज करें। तो आज इमरान खान अहमद न्याजी साहब जो वो कहते थे कि जी वो अब हुकूमत में है, वो अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन पीपल्स पार्टी ने सिंध में जो MQM को ऑफर दी और MQM से कहा कि वो पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक कर ले, वो ऑफर ठुकरा दी गई, मतलब मना कर दिया गया MQM ने भी और GDA ने भी कि हम वफाकी हुकूमत के साथ ही खड़े हैं और उनके कैंडिडेट को ही सपोर्ट करेंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फिर बैक एंड पर जाना चाहिए? आपने पेश की मुबारकबाद कल भी दी थी, यूसुफ रजा गिलानी की कैंपेन का भी हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब सूरत हाल थोड़ा टिल्ट कर रही है गवर्नमेंट की तरफ। देखिए, मैंने कल भी ये बात कही थी कि हर पार्टी को ये हक है कि वो अपने मफादात और अपने जो उनके मकासद हैं उनको सामने रख के फैसला करें। अगर MQM ये समझती है कि PTI के साथ उनके जो है वो मकासद और जो उनके मफादात हैं और जो वो उनके प्रोमिसेस हैं वो ज्यादा बेहतर तौर पर सर्व होते हैं, तो बेशक जाए। मैंने तो ये नहीं कहा था कि MQM के बगैर हम जो है ये इलेक्शन जो है वो नहीं जीतेंगे। देखिए, मैंने जो बात सामने रखी वो हफीज शेख साहब एक ऐसी शख्सियत जो एलियन है, वो पार्लियामेंट में भी एलियन होंगे, वो हुकूमत में भी एलियन है, उनके अपने मेंबरान जो है वो उनका नाम भी नहीं जानते सही से। तो एक ऐसे शख्स को जब वो वोट देने का वक्त आएगा,
मुझे अभी तक सबसे जो हैरत हो रही है ना, वो जहनियत पे हो रही है। यानी जिस तरीके से कल से आइन की तशरीह हो रही है, जिस तरीके से वज़रा बुखलाए हुए हैं, जिस तरह से एक बयान के बाद दूसरा बयान आ रहा है, ऐसे लग रहा है वो आमराना सोच काम कर रही है कि ये समझते हैं कि जो मेंबर मुंतखब हो गए वो इनके गुलाम हैं, वो स्लेव्स हैं और वो इनकी मर्जी से वोट देंगे, अगर नहीं देंगे तो ये उनको धमका रहे हैं कि हम जो है अपनी अथॉरिटी और सरकारी रिसोर्सेज इस्तेमाल करके आपका वोट ट्रैक और ट्रेस करेंगे और आपको सजा देंगे। ये तो बहुत ही मतलब हैरत की बात है। मैं समझती हूँ ये आइन के भी मुनाफी है और ये इंसानी हकूक के भी मुनाफी है। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर असरअंदाज होना या अपने मेंबरों को धमकाना, ये किसी भी तरीके से जमहूरियत में नहीं हो सकता। और मुझे ये पूरा यकीन है कि जो एक प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले मेंबर्स हैं, जो कि पार्लियामेंट पे यकीन रखने वाले मेंबर्स हैं, जो इस तरह की जबरी तसल्लुत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो यकीनन अपने कॉन्शियस को सामने रख के बोल। सहर साहबा, आपने कहा कि आपको यकीन है और यूसुफ रज़ा गिलानी पर आप बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। ऑब्वियसली अब देखना ये तो कल पता लग जाएगा किस तरह से सिचुएशन होती है। अब ये बताइएगा, बात तो यहाँ पर नंबर गेम की, ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो बनी है वो इतने ज्यादा उसका मेजॉरिटी नहीं है, 178 गवर्नमेंट की है सीट्स और अपोजिशन के पास है 160। पीडीएम के ऊपर ये तमाम ऑब्वियसली अपोजिशन पार्टीज हैं जो कि रिलाय कर रही हैं। अब ये बताइएगा कि जो आपको उम्मीद है या आप कॉन्फिडेंट हैं, जो आप बैंक कर रही हैं, वो पीटीआई के उन असेंबली मेंबरान पर कर रही हैं या फिर इत्तेहादी पर कर रही हैं जो कि वोट अगेंस्ट देंगे? नहीं, मैं तमाम मेंबरों पे कर रही हूँ। मैंने पहले कहा कि वो तमाम मेंबरान जो कि जमहूरी सोच रखते हैं, जो अपने कॉन्शियस के मुताबिक वोट देंगे। ये जो सोच है ना कि जी आपको हमने टिकट दिया तो आप हमें ही वोट दें जी। आप तो 22 साल तक बगैर इलेक्टेबल्स के आप तो जीत नहीं सके इलेक्शन। आपको तो इलेक्टेबल्स की जरूरत पड़ी जिनके अपने अपने हलके थे, और आज आपने उन इलेक्टेबल्स को अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो क्या वो मजीद आपके ऊपर रिलाई करेंगे और आप ही को वोट देंगे? मैं कह रही हूँ कि हमें थोड़ा सा, एक दिन की बात है, इलेक्शन होंगे, सामने सबके रिजल्ट आ जाएंगे, पता लग जाएगा। और मैं ये समझती हूँ कि आपके जबर के अंदर आप लोगों को कमरों में तो बंद कर सकते हैं, उनकी जहन, उनकी सोच उसको बंद नहीं कर सकते। आप धमका तो सकते हैं, लेकिन वो ये भी सोचेंगे कि क्या अगली दफा इस टिकट के ऊपर हम इलेक्शन लड़ भी सकते हैं या नहीं। ठीक है, ठीक कहा आपने। लेकिन आपने जब ये बात की कि कॉन्शियस को सामने रखकर मेंबर्स जो हैं वो वोट देंगे, अब सहर साहिबा इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की कल राय आई उसमें ट्रेसेबल वोट का जिक्र भी हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन अगर ट्रेसेबल वोट कर देता है तो फिर सब लोग अपने कॉन्शियस को सामने रखने के बजाय खुद कॉन्शियस हो जाएंगे कि हम पार्टी के अगेंस्ट वोट दें या ना दें, जमीर की सुने या जो पार्टी के पीछे लगना है बस उसी को सुने। तो ये जो कंफ्यूजन है, इलेक्शन कमीशन जो भी डिसाइड करता है, उसके बाद आपको लगता है कि मेंबर्स वाकई में कुछ ऐसे कर सकेंगे अपने ट्रैक से हटकर, जो मुतनाज़िम नुमाइंदगी है उससे हटकर वोट दे सकेंगे? अगर इमरान खान अहमद न्याजी साहब खुद को हिटलर समझ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ऐसा कोई जबर करेंगे कि जो लोग जो है उनके खौफ में वोट देंगे, तो मैं कहूंगी कि देखें, आमरियत और जबर हमेशा नहीं रहता, पहली चीज ये। और दूसरी जो है, मैं समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की कल राय आई है ऑर्डिनेंस के ऊपर, सदारती ऑर्डिनेंस के ऊपर, उसके ऊपर तो इनको शर्मसार होना चाहिए। उसके ऊपर तो जो सदर के ओहदे पे बैठे हैं आरिफ अलवी साहब, उनको ये सोचना चाहिए क्यों वो तमस्कुर उड़ा रहे हैं अपनी जो मनसब है वो सदर पाकिस्तान का। साहिबा, पीटीआई तो कह रही है बड़ा जबरदस्त फैसला है पाकिस्तान की तारीख का, हमारी जीत हुई है। देखिए, 3 ऑर्डिनेंस, यानी ये बात हुई कि उन्होंने अपना जहन इस्तेमाल नहीं किया, अपना जो है वो माइंड इस्तेमाल नहीं किया। वो एक स्टैंप लगाते हैं, दस्तखत की, और भेज देते हैं आगे, और वो फिर पता चलता है कि वो आइन के भी बरखिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट से भी वापस हो गया। अगर जश्न मनाना है तो मैंने कहा ना, ये लोग तो इनकी स्ट्रेटेजी यही है कि प्रोपेगेंडा पे जिंदा है। ये जो बात करते थे जी करप्शन, लूट मार, भाई आपको तो एतबार अपने मेंबर्स पे नहीं है। आपने जो है जितना बदनाम किया है पार्लियामेंट को, जितना अपने मेंबर्स की बेतौकीली की है, और आज भी आप चाहते हैं कि आप जबर के जरिए उनसे वोट लें, आप उनको कमरों में बंद करके उनसे वोट लें, आप उन्हें डरा धमका के उनसे वोट लें, तो भाई आप किसी को डरा धमका के किसी की जिंदगी तो नहीं ले सकते ना। सही बिल्कुल। तो ये तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के माहौल क्रिएट करने से जमहूरियत को बड़ा नुकसान पहुंचता है। ना ये आइन इसकी इजाजत देता है, ना इंसानी इजाजत देते हैं। दुनिया देख रही है
दुनिया देख रही है ये किस किस्म का माहौल। सर साहब आपने जिक्र किया कि ऑब्वियसली ये तरीकाकार गलत है कि किसी को डराया धमकाया जाए। एक इल्ज़ाम कल सिंध हुकूमत पर भी लगाया डराने और धमकाने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पर जो अपोजिशन है उन्होंने यहाँ इल्ज़ाम लगाया कि हमारे 3 अरकान को अगवा कर लिया सिंध हुकूमत ने, इसमें ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी के डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा। अब ये इल्ज़ाम लग रहे हैं, मतलब एक तो कौमी असम्बली में जो हो रहा है वो तो अपनी जानिब है, लेकिन जो यहाँ पर हो रहा है सिंध में, कल शोर शराबा भी देखा, कल इल्ज़ामात की बौछार देखी, फिर वीडियोज़ भी सामने आई, ये जो इल्ज़ामात लगे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इन्होंने कहा हमारे 3 मेंबर तो अगवा हो गए। उन तीनों मेंबरों की वीडियोस मीडिया में सर्कुलेट कर रही हैं, मैंने भी अपना ट्विटर पे डाली है। जी। वो कहते हैं हमें कौन अगवा करेगा, है। वो कहते हैं हम मायूस हैं। और ये आज की बात नहीं है। देखें, इनके मेंबर्स ने बिल्कुल खुले लफ्जों में कहा कि हम फैसल वावडा को वोट नहीं देंगे, हम हफीज शेख को वोट नहीं देंगे। इनके अपने मेंबर्स ने कहा कि आपने 35 करोड़ में टिकट बेचा। इनके अपने मेंबर्स ने बलूचिस्तान से कहा कि आपने ठेकेदार को टिकट दिया। तो देखिए, बात यह है कि अगर आप अपने मेंबर्स के जो कंसर्न्स है उनका ख्याल नहीं रखते, अगर आप अपने मेंबर्स को रिडंडेंट बना के रखते हैं और आप जो है वो सरमायादारों से और चुने हुए लोगों के जरिए हुकूमत चलाते हैं, अगर आपको सिर्फ स्टंट्स के जरिए हुकूमत चलानी है, तो फिर जाहिर बात है अब ये कहेंगे कि जी सारे मेंबर्स जो है उनको ये जबरी तौर पे बंद कर रहे थे, 3 लोगों ने फैसला किया कि वो बंद नहीं हो रहे। तो कोई उन्होंने उनके वीडियोस हैं वो बता रहे हैं कि जी हम किस वजह से जो है वो हम मायूस हैं, हमारे इलाके में काम नहीं हुआ, हमारे सूबे के साथ सुल्तानों जैसा सलूक हुआ। तो बताइए ना किया क्या इन्होंने, झूठे ऐलानात। एक यूनिवर्सिटी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में इन्होंने पहले इनॉग्रेट की, एक और इनॉग्रेट की, उनका वजूद तो कहीं नहीं है, जमीन भी कहीं नहीं है, पैसा भी कहीं नहीं है। इसी तरीके से जो इन्होंने जो है फंड्स जो अनाउंस किए उनमें से क्या 1 रुपया भी दिया नहीं। ये तो मतलब इनकी जो सेनेटर साहिबा आप ये कह रही हैं कि मेंबर जो है वो नजर आ रही है। जी, मेंबर जो हैं वो पीटीआई से नाराज हैं क्योंकि पीटीआई की ओनरशिप ही नहीं है, जो सिंध से इलेक्टेड उनके अपने मेंबर्स हैं उनके लिए। तो इस तरह की सूरत हाल, अब ये 3 नाम तो सामने आए, लेकिन बाकी भी आप कह रही हैं कि लोग जो हैं वो अब ट्रस्ट नहीं कर रहे सिंध से, खासतौर पर अपनी ही जमात के ऊपर। तो एक्सपेक्टेड सीट्स रेशो क्या होगी सिंध से पीपल्स पार्टी की? आपके अकॉर्डिंगली तो ऐसा लग रहा है कि फिर वहां पे भी अपसेट होगा, जो 5 से 6 सीटें पीपल्स पार्टी की बनती हैं उससे ज्यादा निकल आएंगी शायद। देखिए, बात ये है कि मैं खाली सिंध की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने कल भी ये जिक्र किया था जब खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब गए तो उनके 20 मेंबर्स नहीं आए, ठीक है। और उस पे हमें एक जो खातून मेंबर है उन्होंने भी ओपनली स्टेटमेंट दी कि वो मायूस हैं। हमने यही चीज बलूचिस्तान में भी देखी, हमने यही चीज पंजाब से भी इस तरह की आवाजें सुनी। ठीक है, बिल्कुल इलेक्शन हो गए हैं सेनेट के पंजाब में, लेकिन ये कि अभी जो है वो सेंटर के इलेक्शंस बाकी हैं, एमएनए बाकी हैं। तो देखें, इसी तरीके से लियाकत जतोई साहब ने जो इल्जाम लगाया वो सबको हम कैसे नजरअंदाज करते हैं। ये बोले कि ये सारे इल्जाम हम तो नहीं लगा रहे ना, हमारे मेंबर्स तो नहीं लगा रहे, ये इल्जाम तो इनके अंदर से आ रहे हैं और ये पहली दफा भी नहीं आ रहे हैं, ये इससे पहले भी आ रहे हैं। ये इन्होंने कभी अपने लेकिन सर साहब आपने कहा कि सर साहब आपने कहा ये मामला केपी में भी हैं, पंजाब में भी हैं, असेंबली में भी, सिंध में भी, लेकिन हमने फिर यही देखा है कि जोड़ तोड़ करने की कोशिश की जाती है। असेंबली के जब इलेक्शंस होते हैं, सेनेट के इलेक्शंस होते हैं, उससे पहले ये कोशिशें की जाती हैं, लेकिन जब जीतते वही हैं जिसके हवाले से कहा जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है। अब जो आप कह रही हैं उससे तो ये लग रहा है कि शायद जोड़ तोड़ कामयाब होगी, लेकिन जोड़ तोड़ ऐसे ही लग रही है कि कामयाब नहीं हो रही है। जो सिमल ने पहले जिक्र किया है कि कॉन्फिडेंट नजर आ रही हुकूमत ज्यादा, क्योंकि पंजाब में भी उन्होंने सेटल डाउन कर लिया, नेशनल असेंबली में सीट्स बरकरार हैं, कल इत्तेहादियों ने ओपनली कह दिया जी हम साथ हैं। तो फिर बैंक करना सिर्फ इख्तलाफात पर, वो मेरा ख्याल है कोई ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है अपोजिशन का। देखिए, बात यह है कि मैंने कहा ना कि इस किस्म के जबरी हथकंडे अपनाने से ना मुल्क को कोई फायदा होगा, जमहूरियत को नुकसान होगा, आइन की जो बेतौकीरी होगी। अब मैंने कहा ना, इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब अपनी जात में रहने वाले शख्स हैं, ना वो मुल्क को देखते हैं, ना वो अवाम को देखते हैं, ना वो अपने मेंबरों को देखते हैं। एक दिन की बात है, रिजल्ट हमारे सामने आ जाएंगे। हम जोड़ तोड़ की बात नहीं कर रहे। देखिए, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने तो इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब को भी खत भेजा है जी। उन्होंने कहा है कि आप उसको भी एनआरओ कह दिया, आप जो है पार्लियामेंट को देखिए जी, उसको भी कह दिया कि ये मेरे से एनआरओ मांग रहे हैं। बात ये, इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब को कोई एनआरओ देने वाला नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि अवाम जो है वो बिल्कुल अंधे बहरे गूंगे, उनको नजर नहीं आता कि आपने जो है वो 2.5-3 साल के अंदर
किसका एजेंडा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपने जो है कैसे मुल्क के अंदर तबाही लेकर आए हैं, इनको रोते बिलखते अवाम नजर नहीं आ रहे। ठीक है, आपकी ये बात भी ठीक है, इनको अपने मेंबर्स रोते बिलखते नजर आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि कल तक का इंतजार कर लेते हैं, कल तक का इंतजार कर लेते हैं और मेंबर्स जो हैं वो कल क्या डिसाइड करते हैं ये तो वाजे हो ही जाएगा। लेकिन एक और मामला जिस पर मैं आपका कमेंट जरूर लेना चाहूंगी, सिंध असेंबली के इजलास के दौरान जो कल हुआ और पिछले कई दिनों से ये चल रहा है मामला, हुकूमती और अपोजिशन अराकीन एक बार फिर आपस में उलझ पड़े हैं और कल जो है वो हलीम आदिल शेख ने कहा कि शर्जील मेमन ने फोन करके कहा था कि जेल में मेरे साथ जैसा सलूक हो वो उसको रखा जाए कि पुरसकून क्यों है, और फिर उसके बाद G13 की भी बात हो रही है कि वो उसकी है उनकी है, लाइसेंस चेक करा लें। ये पूरा मामला क्यों बहुत ज्यादा असेंबली तक भी पहुंच गया और गूंज उसकी भी सुनाई दे रही है? देखिए, इमरान खान अहमद न्याजी साहब का सोच का मसर है, जिस तरह से उन्होंने हलीम आदिल शेख को लीडर बनाया है अपना पार्लिमानी, तो वो जो उनके स्टंट्स हैं वो कोई नए तो है नहीं। हमने ये देखा एक तरफ जो है वो कितनी वो वीडियोस थी कि जी वो बाजू पे पट्टी बांधी हुई है, दूसरी तरफ नारे लगा रहे हैं, एक तरफ हॉस्पिटल में केक सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक तरफ वो डंडा लेके पुलिस उनको बंद कर रही है तो सांप आ रहा है, तो वो डंडे को उन्होंने पहले से बताया उनको कि जी सांप आएगा, आप डंडा रखें, आप उस डंडे से सांप को मारेंगे। क्या ना मतलब इस किस्म के स्टंट मास्टर्स जो है उनको तो ये यही है पीटीआई का चेहरा, और ना वो माहौल पार्लियामेंट का चलने देते हैं, ना असेंबली का चलने देते हैं, ना वो जो है मतलब हॉस्पिटल के अंदर वो जश्न मना रहे हैं। लेकिन सहर साहिबा तशद्दुद के हवाले से आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन होगी, आपने कहा कि सांप के हवाले से इन्वेस्टिगेशन होगी, तो आपको नहीं लगता कि सिंध हुकूमत को इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए बजाय कि इस चीज को ज्यादा तूल पकड़ लिया जाए? अब क्या करें, सिंध हुकूमत जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, मगर आप बताएं इस करैक्टर का क्या किया जाए? आप मुझे बताएं ना कि कोई भी शख्स ये सोच सकता है कि एक कैदी को डंडा देके सांप देके जो है वो बंद किया गया हो? यानी आप मुझे बताएं मैं इस वीडियो को कैसे नजरअंदाज कर दूं जिसके अंदर ये एक तरफ दो बंदे इनका बाजू पकड़ के चल रहे हैं, दूसरी तरफ ये हाथ उठा उठा किनारे लगा रहे हैं, एक वो कैसे नजरअंदाज कर दो, एक तरफ चलते फिर इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा और इन्वेस्टिगेशन में जब प्रॉपर फैक्ट सामने आएंगे तो क्लैरिटी मुझे लगता है थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर उस रास्ते को ऑप्ट किया जाए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी और हमेशा की तरह आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है कि कल तक का इतनी ज्यादा खयाल सराहियां मत करें, वो जैसे कहते हैं ना पर इतना जोर मत डालें, एक दिन बाद क्लैरिटी जो है वो सामने आ जाएगी, कल सब कुछ सामने आ जाएगा कल क्या होता है। खैर जी, हम एक ब्रेक लेंगे फिर मिलते हैं। वेलकम बैक जी। लाहौर शहर में जराइम की रोकथाम के लिए बहुत सी कोशिशें भी की गई हैं। डॉल्फिन फोर्स के बाद अब एक और फोर्स इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है जिसका नाम होगा अबाबिल फोर्स, और ये दस्ता तैयार किया गया है। बाइक्स पे ये दस्ता जो है घूमेगा शहर को और रिसर्च करेगा, ऑपरेशन करेगा जहां पर भी जरूरत होगी। बिल्कुल, और अबाबिल फोर्स के लिए जो एहलकार हैं वो एंटी राइट फोर्स से लिए गए हैं। 20 मोटरसाइकिलें हैं जिन पर क्राइम स्पॉट पर पहुंचकर इलाके को राउंड अप करके सर्च किया जाएगा और 500 से ज्यादा जो हॉटस्पॉट्स हैं लाहौर के उसकी निशानदेही कर दी गई है। तो इस पर हम बात करेंगे। डीआईजी ऑपरेशंस पंजाब सोहेल सुखेला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डीआईजी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन इन करने के लिए। हमेशा वी रियली अप्रिशिएट सच एफर्ट्स बाय पंजाब पुलिस कि आप डिफाइन कर देते हैं रोल, एक स्क्वाड की सूरत में हो या फोर्स की सूरत में हो, उसमें फिर ये होता है कि लोगों को ये अब एहसास होता है कि अब तहफ्फुज़ शायद और बढ़ जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा अबाबिल फोर्स को। जी जैसे कि आपके नोटिस में है कि हमारे पास ऑलरेडी डॉल्फिन फोर्स भी है, PRU भी है, लेकिन ये नई फोर्स जो इंट्रोड्यूस की गई है इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये 40 के करीब जवान होंगे जो कि 20 मोटरसाइकिल्स पे होंगे और ये मूविंग पोजीशन में रहेंगे और ये टारगेटेड एरियाज लिए जाएंगे। जैसे कि आपने पहले एक्सप्लेन किया है कि जो हॉट स्पॉट है हमारे क्राइम के रेफरेंस से वो क्राइम मैपिंग करके टाइमिंग के हिसाब से इन्हें मुख्तलिफ जगह पे डिप्यूट किया जाएगा कि आप जाएं, जाके ये वहां पे सर्च करेंगे। और क्योंकि 40 इज बिग फिगर तो वो उसमें एक पूरी मार्केट को कॉर्डन ऑफ करके सर्च कर सकेंगे, किसी बाजार को कर सकेंगे, किसी एरिया को कर सकेंगे, उन एरिया में जा सकेंगे जहां पर गाड़ियां आसानी से नहीं जा सकती। और दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है दैट इज फैक्टर ऑफ सरप्राइज।
जब कहीं किसी जगह पे आप परमानेंट नाका लगाते हैं तो नेचुरली क्रिमिनल्स को भी पता लग जाता है कि इस जगह पे नाका लगा हुआ है। तो इसमें इसकी मैन्यूवरेबिलिटी जो है और जो इसकी मूवमेंट है वो एक सरप्राइज फैक्टर। लेकिन सुखेरा साहब, आपने जैसा जिक्र किया है कि ये हॉटस्पॉट्स हैं, ये तमाम काम PRU डॉल्फिन ये ऑलरेडी कर रहा है, और हमने देखा है कि फोर्सेज जब काम कर रही होती हैं वहां पर एक और फोर्स का आना, उसमें फर्क क्या होगा? क्या ऐसा चेंज होगा जो कि हमें नजर आएगा? जी अच्छा, इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो हमारी डॉल्फिन है वो रिस्पॉन्ड करती है 1-5 की कॉल, ठीक है, जबकि ये फोर्स जो है ये किसी कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, ये डेडिकेटेड सर्च ऑपरेशन करेगी। तो इसमें ये डिस्टर्ब नहीं होगी किसी कॉल से या किसी और चीज से। तो इसमें इस तरह ये इसका डॉल्फिन से ये फर्क है कि डॉल्फिन 1-5 पे रिस्पॉन्ड करती है, डॉल्फिन पेयर में चलती है 2 में। तो ये एक बड़ा क्लस्टर है, और दूसरा ये है कि ये डेडिकेटेड सर्च करेगी। बिल्कुल। अच्छा जी, ये नेचुरली उसको सर्च ऑपरेशन इकट्ठा चले, अच्छा इकट्ठा चलेंगे ये सब लोग? यस मैम, ये इकट्ठा एक क्लस्टर की सूरत में चलेंगे, और उससे एक तो पुलिस की विजिबिलिटी और जो मूवमेंट है जिससे लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगा कि पुलिस इज देयर टू प्रोटेक्ट कर। बिल्कुल ठीक है। लेकिन डेजी साहब, अब ये कहिएगा कि 500 हॉटस्पॉट्स हैं, लाहौर शहर काफी बड़ा है, तो क्लस्टर की सूरत में एक साइड से शुरू होकर दूसरे लाहौर के कोने तक जाना या किस तरह से रूट डिफाइन किए जाएंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाएगा? अच्छा, मैं इसलिए ये एक्सप्लेन, ये बेसिकली देखें जो स्पॉट्स है ना, इनको टारगेट दिया जाएगा कि आपने 1 घंटा फ्लॉ स्पॉट पे स्टेशन होके सर्च करनी है जी, ठीक है, आधा घंटा आपने फलां जगह पे जाना है। तो जो 500 स्पॉट है वो देयर ऑल ओवर लाहौर, और तकरीबन 550 हमारे पास डॉल्फिन के मोटरसाइकिल्स हैं। इसी तरह 100 से ज्यादा गाड़ियां हैं। इसी तरह थाने और इन्वेस्टिगेशन की भी गाड़ियां तकरीबन 200 के करीब हैं। तो वो दे आर आल्सो इन दिस फील्ड। ठीक है, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट ये होगा कि ये क्लस्टर की सूरत में मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ औकात में काम करेगा। सुखेरा साहब, आपने जो कहा है एंटी राइट फोर्स से ये एहलकार लिए गए हैं, 20 तादाद है, क्या ये एहलकारों की ट्रेनिंग इस हिसाब से कर ली गई है क्योंकि एंटी राइट की ट्रेनिंग अलग से की गई थी? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, और ये इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है इनकी ब्रीफिंग्स पे, इनकी ट्रेनिंग करवा के इनको। ये बेसिकली सीसी जो लाहौर का कॉन्सेप्ट था, तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे भी बहुत बेहतरी आएगी। वन है, और इससे भी बहुत बेहतरी आएगी। और एक और चीज बड़ी जबरदस्त हो जाएगी, वो होगी आवाम के ऊपर पुलिस का तासुर, और अगर तासुर अच्छा हो तो कम्युनिकेशन करने में बेहतरी आती है, और आवाम और पुलिस की कम्युनिकेशन हो तो सिचुएशंस जो हैं वो बड़ी क्लियर भी हो जाती हैं। वेल, थैंक यू सो मच DIG साहब, आप हमारे साथ मौजूद। इंडीड अ गुड जेस्चर एंड गुड स्टेप बाय पंजाब पुलिस, एंड आई होप कि उसके रिजल्ट्स जो हैं वो भी नजर आए। इसके साथ ही जी आज का हमारा वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।